वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओशिनोको का फर्स्ट एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर गोरो को, जो अपनी फेवरेट आइडल आई का शो देख रहा होता है और कहता है ये स्टोरी काल्पनिक है। इस दुनिया में ऑलमोस्ट सब कुछ काल्पनिक है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार झूठ है। काश मैं आई को सामने से देख पाता। फिर नर्स रूम की लाइट ऑन करती है और कहती है आप पेशेंट के रूम में आइडल की डीवीडी क्यों चला रहे हैं। डॉक्टर कहता है ब्यूटीफुल चीजें हेल्थ के लिए अच्छी होती है। नर्स कहती है मैं तो आपको बताना भूल ही गई कि ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है कि आई की हेल्थ ठीक नहीं है और वो कुछ टाइम का ब्रेक ले रही है। फिर हमें रूफटॉप का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर आई के लिए बहुत परेशान हो जाता है और रोने लगता है। नर्स कहती है आप मान भी लीजिए कि आप आई के फैन हैं। डॉक्टर कहता है मैं ना ही आई का फैन हूँ और ना ही उसे पसंद करता हूँ। फिर डॉक्टर बताता है ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। जब वो उसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा था तब उसे एक कैंसर पेशेंट मिली थी। उसने डॉक्टर की लाइफ ही चेंज कर दी। उसका नाम सरीना था और वो आई की बहुत बड़ी फैन थी। वो आई का एक भी शो मिस नहीं करती थी। वो चाहती थी कि अगर उसका पुनर्जन्म हो तो उसे आई का चेहरा मिले। वो किसी सेलिब्रिटी के घर पैदा होना चाहती थी। डॉक्टर पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करता है और कहता है सरीना तुम पहले से ही इतनी क्यूट हो, तुम्हें पुनर्जन्म की जरूरत ही नहीं है। तुम डिस्चार्ज होकर आइडल बन जाना और मैं तुम्हारा फैन बन जाऊंगा। सरीना खुश होकर डॉक्टर को हक करती है और शादी के लिए प्रपोज कर देती है। डॉक्टर कहता है तुम 16 की हो जाओ फिर मैं इस बारे में सोचूंगा। कुछ दिनों बाद ही सरीना की डेथ हो जाती है। डॉक्टर नर्स को बताता है कि अगर वो जिंदा होती तो आज वो आई की तरह 16 की होती। नर्स कहती है आप लॉलीकॉन हो, जिसका मीनिंग होता है समवन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू यंग गर्ल्स। सरीना तो सिर्फ बहाना है। डॉक्टर इसे मानने से इनकार कर देता है। सीन चेंज होता है। डॉक्टर की नेक्स्ट पेशेंट एक 16 साल की प्रेग्नेंट लड़की है। डॉक्टर उससे फैमिली बैकग्राउंड पूछता है तो पता चलता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और साइड वाला बंदा उसका गार्जियन है। फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि आई है और उसके साथ में उसका मैनेजर है। डॉक्टर बाहर जाता है। डॉक्टर को सदमा लग जाता है अपनी फेवरेट आइडल को इस तरह से देखकर। फिर डॉक्टर कंट्रोल करता है और वापस अंदर जाता है और पूछता है बेबी का फादर कौन है। आई ये बताने से इनकार कर देती है। टेस्ट से पता चलता है कि वो 20 वीक्स की प्रेग्नेंट है और वो ट्विंस को कैरी कर रही है। ये सुनकर आई बहुत खुश होती है पर मैनेजर सोचता है कि आई का करियर अब खत्म हो जाएगा। सीन चेंज होता है। डॉक्टर और आई रूफ टॉप पर बातें करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से काफी खुलकर बातें करते हैं। डॉक्टर आई को सरीना के बारे में बताता है जो सुनकर आई बहुत खुश होती है। फिर आई बताती है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है और इसलिए वो इन बच्चों के साथ एक स्वीट फैमिली बनाना चाहती है। डॉक्टर प्रॉमिस करता है कि वो उसके बच्चों को सेफली डिलीवर करेगा। आई हॉस्पिटल में फेक नाम यूज करती है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और डॉक्टर और आई एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं। फिर आई की बेबीज की डिलीवरी का वक्त पास ही होता है। डॉक्टर अपने घर जा रहा होता है और उसे एक स्ट्रेंजर रोक लेता है और पूछता है क्या तुम आई होशिनो के डॉक्टर हो। डॉक्टर कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता और तुम्हारा नाम क्या है। वो स्ट्रेंजर बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर उसका पीछा करता है और खाई के सामने जाके रुक जाता है। वो स्ट्रेंजर डॉक्टर को खाई में धक्का देता है और डॉक्टर नीचे गिर जाता है। डॉक्टर आई के पास जाना चाहता था पर उसकी बॉडी हिल तक नहीं पा रही थी। डॉक्टर सरीना की बातें याद करता है जब वो उससे कहती थी कि क्या तुम किसी सेलिब्रिटी का बच्चा नहीं बनना चाहते। डॉक्टर सोचता है कि अगर उसका पुनर्जन्म हुआ तो। सीन चेंज होता है। डॉक्टर नरेट करता है कि उसे लगता था कि लोग मरने के बाद हेवन जाते हैं पर वो मरने के बाद रीबॉर्न हो गया, वो भी अपनी फेवरेट आइडल के बच्चे के रूप में। आई उसका नाम एक्वामरीन रखती है। डॉक्टर रीबॉर्न जैसी चीजों पर यकीन नहीं करता था पर जब वो खुद रीबॉर्न हुआ तब उसे यकीन आया कि ये सब चीजें सच में होती हैं। उसे अपने पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज याद थी, यहाँ तक कि जो भी उसने पढ़ा था वो भी उसे याद था। एक्वा देखता है कि उसकी एक बहन भी है जिसका नाम रूबी है। फिर वहाँ आई का मैनेजर अपनी वाइफ मियाको को लेकर आता है और आई को प्लान बताता है कि उसे आज रात एक कॉन्सर्ट करना है और उसके बच्चों को मियाको संभालेगी। आई और इचिगो कॉन्सर्ट के लिए चले जाते हैं। मियाको बच्चों को संभाल नहीं पाती और थक हार के सो जाती है। एक्वा टीवी पर आई का कॉन्सर्ट देख रहा था। ऑर्गेनाइजर सोच रहे थे कि उन्हें इस कॉन्सर्ट से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा पर आई को देखकर सारे लोग आई के गाने में ही खो जाते हैं। एक्वा और रूबी भी आई का परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं।
एक्वा मतलब डॉक्टर अपने किलर को थैंक यू बोलता है कि उसकी वजह से उसे ये नई लाइफ मिली। रूबी की बातों से एक्वा को पता चल जाता है कि वो भी रिबॉर्न हुई है। एक्चुअली उसे पहले ही पता चल गया था जब वो एक दिन नींद से उठा और उसने देखा कि रूबी आई के हेटर्स को रिप्लाई कर रही है और दोनों को सच एक दूसरे के सामने आ जाता है। दूसरी तरफ आई का हेटर भी ये कॉन्सर्ट देख रहा था और बहुत चिढ़ रहा था। सीन चेंज होता है, इचिगो और मियाको आई के घर आते हैं। आई इचिगो के साथ काम पर चली जाती है और मियाको बच्चों को संभालने के लिए घर पर रुकती है। मियाको को रूबी का डायपर चेंज करना था और इस पर उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो सोचती थी कि इचिगो से शादी करके वो एक अच्छी लाइफ जिएगी और अब उसे एक आइडल के बच्चों के डायपर चेंज करने पड़ रहे हैं। वो आई के बच्चों के साथ वाली फोटोज वायरल करने का प्लान कर रही थी। एक्वा और रूबी मियाको को डराते हैं और कहते हैं कि वो गॉड के मैसेंजर्स हैं और इतने छोटे बच्चों को बात करता देख मियाको घबरा जाती है और कहती है कि ये प्रैंक है ना, कैमरा कहाँ है। रूबी खुद को गॉड बताती है और कहती है कि उन्हें आई को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया है और अगर मियाको बीच में आएगी तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। मियाको ये सब सुनकर रोने लगती है पर रूबी उससे कहती है कि अगर वो सारी बातें सीक्रेट रखे और उन दोनों की सारी बातें माने तो उसकी सेकेंड शादी एक हैंडसम एक्टर से होगी। ये सुनकर मियाको बहुत खुश हो जाती है। सीन चेंज होता है, रूबी सोई हुई थी। उसे देखकर एक्वा बोलता है कि सरीना भी रूबी की तरह ही थी। रूबी उठ जाती है और सोचती है क्या उसने मेरी पास्ट लाइफ का नाम लिया। तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सरीना ही है। आई अपनी अर्निंग देखती है जो कि 2 लाख येन थी और अपने बच्चों का फ्यूचर का सोच के परेशान हो जाती है। फिर आई अपने लेसन्स के लिए निकलती है। रूबी कहती है आइडल्स तो 1 महीने में 1 मिलियन कमाते हैं। एक्वा कहता है कि ऐसा हर बार नहीं होता, उन्हें जो प्रॉफिट होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कई लोगों में। मियाको बताती है कि उन्हें कई बार लॉस भी होता है जिसकी वजह से उन्हें बार या रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करना पड़ता है। आई के दोस्त उससे बोलते हैं कि उसे रेस्ट लेना चाहिए पर आई कहती है कि वो ठीक है। फिर आई अपने किसी हेटर का कमेंट देखती है और काफी अपसेट हो जाती है। अगले दिन आई का कॉन्सर्ट होता है और मियाको बच्चों को भी वहां ले जाती है। परफॉर्म करते वक्त भी आई उस कमेंट के बारे में ही सोच रही थी। एक्वा और रूबी ये चीज नोटिस कर लेते हैं और आई को चीयर करने लगते हैं। वहां के सारे लोग उन्हीं दोनों को देख रहे थे और आई उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके फेस पे ग्लो आ जाता है। अगले दिन इंटरनेट पर एक्वा और रूबी वायरल हो चुके थे और बच्चों को कॉन्सर्ट पर ले जाने के लिए इचिगो मियाको को लेक्चर देता है। आई देखती है कि उसके हेटर ने उसकी स्माइल की तारीफ भी की थी। काफी टाइम बीत जाता है। एक्वा और रूबी अब 1 साल के हो चुके थे और अब आई को एक टीवी शो में काम मिल गया था और जब वो लोग शूट के लिए जा रहे थे मियाको उनसे कहती है कि वहाँ पर एक्वा और रूबी की मॉम मियाको रहेगी। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। एक्वा और रूबी डायरेक्टर को देखकर काफी डर जाते हैं। बाकी के स्टाफ को एक्वा और रूबी बहुत पसंद आते हैं। फिर एक्वा बाहर जाता है और उसे वहाँ डायरेक्टर मिलता है और बोलता है कि अगर वो रोया तो डायरेक्टर उसे लात मार के भगा देगा। एक्वा उससे माफी मांगने लगता है। डायरेक्टर ताइशी एक्वा को अपना बिजनेस कार्ड देता है और एक्टिंग के लिए पूछता है। एक्वा कहता है कि उसकी जगह वो आई को काम दे दें। फिर डायरेक्टर एक्वा को एक्टिंग के बारे में समझाने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और आई और उसके बच्चे टीवी में आई का शो देख रहे होते हैं पर आई का रोल बहुत कम होने की वजह से उन दोनों को गुस्सा आ जाता है। एक्वा ताइशी को कॉल करता है और उससे बोलता है कि आई का रोल इतना कम क्यों है। ताइशी बताता है कि अगर आई को ज्यादा बड़ा रोल दे देते तो मेन कैरेक्टर को कोई देखता ही नहीं और उनके मर्च भी नहीं बिकते। ताइशी कहता है कि वो आई को जॉब ऑफर करेगा बट बदले में एक्वा को एक्टिंग करनी पड़ेगी। फिर हमें शूटिंग का सीन दिखाया जाता है। ताइशी एक्वा को हाई बजट और लो बजट समझा रहा था। एक्वा कहता है कि उसे लगता है कि उसकी बहन ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकती है पर ताइशी को एक्वा ही चाहिए था। सीन चेंज होता है। रूबी आई से मिलने के लिए रो रही होती है। तभी वहाँ एक बच्ची आती है जिसका नाम काना होता है जो रूबी से कहती है कि वो कितनी मैनरलेस है और बच्चों की तरह रो रही है। वो बताती है कि वो बहुत ज्यादा फेमस है और उसने आई से भी ज्यादा रोल प्ले किए हैं और वो आई के बारे में गलत गलत बोलती है जिससे कि एक्वा और रूबी को गुस्सा आ जाता है और वो लोग उसे मारने का प्लान करते हैं पर छोड़ देते हैं। फिर शूटिंग स्टार्ट होती है। एक्वा और काना को क्रीपी चिल्ड्रन का रोल मिलता है। काना अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाती है जिस पर एक्वा सोचता है ये तो काफी अच्छी एक्टिंग करती है और उसे अपनी एक्टिंग से ताइशी को सेटिस्फाई भी करना था। फिर एक्वा अपनी एक्टिंग स्टार्ट करता है और उसकी एक्टिंग देखकर मेन एक्ट्रेस भी एक पल को सच में डर जाती है और वो इस पर एक्वा की तारीफ भी करती है। काना इस सीन को दोबारा शूट करने के लिए बोलती है जिस पर ताइशी उसे मना कर देता है और वो रोने लगती है और कहती है कि वो एक्वा के सामने कुछ भी नहीं है। एक्वा और ताइशी बात कर रहे होते हैं। ताइशी एक्वा को बताता है कि एक्टिंग में सबसे बड़ा पार्ट कम्युनिकेशन का होता है। ताइशी एक्वा की एक्टिंग से बहुत खुश होता है और बोलता है एक्वा एक्टिंग में अच्छा करियर बना सकता है
पर एक्वा को एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं होता। कान्हा घर जा रही होती है और कार में बैठकर एक्वा से खुद को कंपेयर कर रही थी और कहती है कि वो उसे एक दिन जरूर हरा देगी। सीन चेंज होता है और अब एक्वा और रूबी 3 साल के हो चुके थे। एक्वा देखता है कि ताइशी की फिल्म हिट हो गई जिस पर उसने काम किया था और ताइशी को अवार्ड भी मिला है। आई भी अब बहुत फेमस हो चुकी थी। एक्वा अपनी पुरानी बॉडी के बारे में सर्च करता है पर उसकी पुरानी बॉडी कभी मिली ही नहीं थी और इंटरनेट पे कोई डेटा भी नहीं था। एक्वा और रूबी प्री स्कूल में एडमिशन ले चुके थे। एक्वा रूबी से पूछता है कि वो प्रीवियस लाइफ में कौन थी और उसकी एज क्या थी, जिस पर रूबी सोचती है कि अगर वो एक्वा से छोटी हुई तो वो उस पर हुक्म चलाएगा और वो इसलिए झूठ बोल देती है कि वो एक एडल्ट थी। फिर हमें डांस क्लास का सीन दिखाया जाता है। रूबी घबरा जाती है और बाहर चले जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। एक्वा उसे मोटिवेट करता है। रूबी कहती है कि वो डांस में अच्छी नहीं है। फिर एक्वा ज्यादा कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। रूबी याद करती है कि वो पुरानी लाइफ में कैसी थी और डांस तो क्या वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। सीन चेंज होता है। रूबी आई को डांस करते हुए देखती है। रूबी आई को उसकी मिस्टेक बताती है क्योंकि जब वो सरीना थी वो सिर्फ आई को ही देखती थी और उसे आई के सारे मूव्स याद हो चुके थे और वो आई को करके दिखाती है पर गिर जाती है और रोने लगती है। आई उसे उठाती है और कहती है तुम जितनी बार भी गिरो तुम्हें हमेशा उठना है और दोबारा ट्राई करना है। रूबी बहुत खुश होती है और अपनी डांस की प्रैक्टिस करने लगती है और सोचती है कि पहले वो कुछ भी नहीं कर सकती थी पर अब वो सब कुछ कर सकती है। वो काफी अच्छा करती है और एक्वा भी ये देखता है और सोचता है कि रूबी की एक्टिंग के साथ साथ डांसिंग स्किल्स भी काफी अच्छी है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि आई बच्चों के फादर को कॉल करती है और बोलती है कि वो एक बार आके बच्चों से मिल ले और अपना एड्रेस दे देती है। आई और मैनेजर की फैमिली आई की ग्रोथ पर सेलिब्रेट करते हैं। आई याद करती है उस टाइम को जब इचिगो ने आई को आइडल बनने के लिए ऑफर किया था। आई पहले तो उसे मना कर देती है क्योंकि उसे लव का मतलब नहीं पता था, क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी तब उसकी माँ जेल चले गई थी और जब वो बाहर आई तो वो आई से मिलने भी नहीं आई। इचिगो कहता है कि तुम अपने फैंस को झूठा आई लव यू बोल देना। झूठ धीरे धीरे सच में बदल जाता है। आई सोचती है कि वो अपने बच्चों को सच्चा प्यार करेगी। सीन चेंज होता है। डोरबेल बजती है और आई देखने जाती है। जैसे ही आई दरवाजा खोलती है वो बंदा आई के पेट में चाकू मार देता है। एक्वा ये सब देख लेता है और आई के पास जाता है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि आई का हेटर ही था जिसने डॉक्टर को भी मारा था। हेटर बोलता है कि तुम हमेशा अपने फैन से झूठ बोलती थी कि तुम उनसे प्यार करती हो। आई कहती है कि उसे तो लव का मतलब भी नहीं पता था। वो झूठ बोलती थी क्योंकि उसे यकीन था कि झूठ एक दिन सच में बदल जाएगा। झूठ भी लव का एक फॉर्म ही होता है और यही उसके प्यार दिखाने का तरीका है। वो कहती है कि वो अब भी उस सामने वाले को प्यार करती है। वो कहता है तुम्हें तो मैं याद भी नहीं होऊंगा। आई बताती है कि वो उससे हैंडशेक इवेंट में मिली थी और उसने जो गिफ्ट दिया था आई के पास वो आज भी है। ये सब सुनकर वो हेटर घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। एक्वा एम्बुलेंस को कॉल करता है। आई दरवाजा बंद कर देती है ताकि रूबी ना आ सके। आई एक्वा को हक करती है और माफी मांगती है कि वो एक अच्छी मॉम नहीं थी। आई रूबी से कहती है तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, शायद तुम भी किसी दिन आइडल बन जाओ। मदर और डॉटर का परफॉर्मेंस कितना फनी होता और एक्वा शायद एक्टर बन जाए। मैं तुम दोनों को स्कूल जाते हुए देखना चाहती थी। काश मैं तुम्हें बड़े होते हुए देख पाती। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास तुम दोनों हो। फिर वो दोनों को आई लव यू कहती है और तीनों रोने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि वो मर्डरर ने कुछ घंटे बाद ही सुसाइड कर लिया था। धीरे धीरे आई की न्यूज भी दबने लगती है। मियाको एक्वा और रूबी को अडॉप्ट कर लेती है। फिर हमें आई का फ्यूनरल दिखाया जाता है। एक्वा और रूबी कार में बैठे थे। रूबी सोचती है कि क्या वो आइडल बन सकती है। एक्वा सोचता है कि इसी मर्डरर ने उसकी पुरानी बॉडी मतलब डॉक्टर को भी मारा था, पर उसे हॉस्पिटल का और आई का एड्रेस पता कैसे चला। वो तो सिर्फ एक नॉर्मल सा कॉलेज का स्टूडेंट है। उसे पक्का कोई अंदर का बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो आई के क्लोज था। एक्वा सोचता है कि मैनेजर तो ये नहीं हो सकता क्योंकि आई की वजह से उसे बहुत प्रॉफिट होता था। और फिर पूरा शक घूम फिर के उनके फादर को जाता है। एक्वा अपना इविल लुक देता है और कहता है कि वो अपने फादर को खुद ढूंढेगा और अपने हाथ से मारेगा और उसे उस दर्द का एहसास कराएगा जो आई ने झेला है। सीन चेंज होता है। एक्वा ताइशी के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या वो उसे रेस कर सकता है। ताइशी शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक्वा और रूबी अब बड़े हो चुके थे और स्कूल जा रहे होते हैं। रूबी आई को बाय करती है
और एक्वा के अंदर नफरत और गुस्से की आग साफ दिखाई देती है। एपिसोड एंड होने से पहले हमें एक छोटी सी क्लिप दिखाई जाती है जो आई ने रिकॉर्ड की थी रूबी और एक्वा के फर्स्ट बर्थडे पर, और वो कहती है कि जब वो लोग बड़े हो जाएंगे तब वो लोग ये वीडियो देखेंगे, और कहती है कि तुम हमेशा स्ट्रांग रहना। एक एजेंसी ने आइडल्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाला है जिसमें 1,36,114 लोगों ने एप्लीकेशन डाला है और उनमें से एक रूबी है। रूबी फर्स्ट राउंड तो इजीली क्लियर कर लेती है और उसका इंटरव्यू भी अच्छा जाता है, बस रिजल्ट का इंतज़ार रहता है। सीन चेंज होता है। रूबी अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास में बैठी हुई थी और उसके फ्रेंड उसे बोलते हैं कि वो कितनी खूबसूरत है और उसकी डांसिंग स्किल्स भी कितनी अच्छी हैं। उसे बस सिंगिंग को बेटर करना है और फिर वो इजीली आइडल बन जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है रूबी घर जा रही होती है और अपने 2 सीक्रेट्स के बारे में सोचती है जो उसने अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताए हैं। पहला सीक्रेट कि वो लेजेंडरी आइडल आई की बेटी है और दूसरा कि उसे अपनी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज याद है। वो आई के साथ बिताए हुए टाइम को याद करती है और कहती है कि वो अपनी मॉम की तरह आइडल बनेगी, और वो घर आकर भी यही सोचती रहती है। फिर वहाँ एक्वा आ जाता है और कहता है कि तुम अपने सपनों के चक्कर में हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम को मत भूल जाना। रूबी कहती है जिस स्कूल में वो लोग जा रहे हैं वहाँ एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और अगर वो आइडल बन गई तो उसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक्वा कहता है अपने सपनों के पीछे अपनी लाइफ खराब मत कर लेना। आइडल्स को 30 साल में ही रिटायरमेंट दे दिया जाता है और फिर उन्हें बहुत कम पैसा भी दिया जाता है। रूबी कहती है कि अगर हम पैसों के बारे में सोचेंगे तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते और मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहती। इससे रूबी का मतलब था उसकी पुरानी लाइफ से। एक्वा कहता है वो डायरेक्टर के घर जा रहा है और वहाँ से चला जाता है। रूबी सोचती है कि आई के मरने के बाद एक्वा काफी बदल गया और वो हमेशा शांत और अपसेट सा रहता है। आई की मौत के बाद इचिगो भी अचानक से गायब हो गया था और एजेंसी मियाको ही संभाल रही है और अब उनके बिजनेस में आइडल डिवीजन भी नहीं है। रूबी मियाको से कहती है क्या वो दूसरे आइडल ग्रुप नहीं बनाएंगे। मियाको कहती है ये सब इतना आसान नहीं होता है। जो सपने हमें आई ने दिखाए थे उन्हें भूल पाना बहुत मुश्किल है। फिर वो रूबी से रिजल्ट का पूछती है और उसे एजेंसी से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वो फेल हो गई और वो रोने लगती है। मियाको उसे संभालती है और कहती है कि हर कोई आई की तरह नहीं हो सकता। फिर हमें पता चलता है कि वो कॉल एक्वा ने किया था और उसने रूबी के फोन से एजेंसी वालों को मैसेज कर दिया था कि वो उनके साथ काम नहीं करना चाहती और उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रूबी भी आई की तरह आइडल बने और जो आई के साथ हुआ वो रूबी के साथ भी हो। एक दिन जब रूबी घर आ रही होती है तब उसे एक स्काउट अपना बिजनेस कार्ड देता है। वो घर आके सबको बताती है और कहती है कि आई का करियर भी तो ऐसे ही शुरू हुआ था। मियाको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछती है तो रूबी बताती है कि वो अपना कॉन्सर्ट दिखाएंगे तब ही कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बताएंगे। एक्वा और मियाको अकेले में बात कर रहे होते हैं। मियाको कहती है मैं समझ सकती हूँ कि तुम उसे आइडल क्यों नहीं बनने देना चाहते, पर वो मेरी बेटी की तरह है। मैं उसे उसके सपनों से दूर नहीं कर सकती। वो जैसे जैसे बड़ी हो रही है बिल्कुल आई की तरह ही बनती जा रही है। एक्वा कहता है वो रूबी को आइडल बनने नहीं देगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक्वा उस स्काउट का बिजनेस कार्ड ले जाता है और उनकी लोकेशन पर जाता है। वहाँ वो एक आइडल को खुद का बिजनेस कार्ड देता है और वो आइडल काफी इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम उनकी एजेंसी के आइडल ग्रुप की बहुत बड़ी फैन थी। एक्वा उसे अपनी एजेंसी ले आता है और कहता है वो उसे ज्यादा पैसे देगा अगर वो उसकी एजेंसी का सारा सच बता देगी। तो वो बताती है कि उन्हें बहुत कम पैसा दिया जाता है और फैंस के साथ सेल्फी लेने पर कमीशन भी मिलता है। उन्हें ट्रांसपोर्टेशन, मेकअप वगैरह का खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है। वो महीने का 1 लाख येन भी नहीं कमा पाती। वहाँ की मैनेजमेंट सिर्फ एक आइडल को फेवर करती है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। मियाको कहती है हमें तो ये भी नहीं पता कि ये लड़की कितना सच और कितना झूठ बोल रही है। यंग गर्ल्स के ग्रुप को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। एक्वा कहता है वो रूबी को ऐसे किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं होने देगा। अगले दिन रूबी अपने इंटरव्यू के लिए जा रही होती है। मियाको कहती है तुम जिस वर्ल्ड में एंटर करने वाली हो वो आसान नहीं है, तुम्हारी लाइफ में सब चेंज हो जाएगा। रूबी कहती है कि उसे एक्वा ने ये सब बता चुका है। वो बिल्कुल अपनी मॉम की तरह बनना चाहती है। मियाको कहती है अगर तुम सच में आइडल बनना चाहती हो तो हमारी एजेंसी ज्वाइन कर लो।
रूबी मान जाती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। एक्वा डायरेक्टर के घर जाता है और हमें पता चलता है कि वो डायरेक्टर के लिए एडिटर का काम कर रहा है। ताइशी रूबी के बारे में पूछता है। एक्वा कहता है कि किसी दूसरे के ग्रुप में भेजने से अच्छा है कि वो फैमिली का ग्रुप ही ज्वाइन कर ले। ताइशी उससे स्कूल के बारे में पूछता है और आगे कहता है कि जब तुम मेरे पास आए थे तो मुझे लगा था कि तुम एक्टर बनना चाहते हो। एक्वा मन में कहता है कि वो सब उसके प्लान का हिस्सा है। मेन काम तो उसके फादर को ढूंढना है जिसकी वजह से आई मारी गई थी। वो सोचता है कि वो अपने फादर को डीएनए के थ्रू ढूंढ सकता है और उसके लिए उसे उस पोजीशन तक जाना होगा जहां वो उन लोगों से मिल सके, और एक्टर बनना सबसे अच्छा रास्ता था। एक्वा ताइशी से कहता है कि मुझ में आई जैसी एक्टिंग स्किल्स नहीं है और मैं ज्यादा सपने नहीं देखता। ताइशी कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। फिर वहाँ ताइशी की मॉम आ जाती है। ताइशी उन्हें भगाने की कोशिश करता है पर उल्टा खुद गाली खा जाता है। ताइशी एक्वा को समझाता है एक एग्जाम्पल देकर कि तुम कभी लॉटरी नहीं जीत सकते अगर तुम कभी टिकट ही नहीं खरीदोगे। एक्वा कहता है कि उसे लगता था कि वो आई की तरह टैलेंटेड है पर उसे समझ आ गया कि वो नहीं है। ताइशी कहता है कि तुम आई करना बंद करो, तुम कभी आई नहीं बन सकते और ना ही आई कभी एक्वा बन सकती है। आई के पास तुम्हारी तरह तेज दिमाग नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है रूबी एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देती है जो कि बहुत अच्छा जाता है, पर एक्वा का इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं जाता। एक्वा और रूबी बात कर रहे होते हैं। रूबी बताती है कि वो सेलेक्ट हो जाएगी। एक्वा कहता है कि उसके चांसेस कम है, वो भी उसके नाम की वजह से। रूबी कहती है कि हाँ तुम्हारा नाम तो अजीब है और हंसने लगती है। फिर सामने से एक लड़की गुजरती है जो कि काना थी। वो एक्वा को पहचान लेती है पर एक्वा उसे नहीं पहचान पाता। फिर काना उसे याद दिलाती है कि उन दोनों ने एक मूवी में साथ में काम किया था। फिर वो एक्वा से पूछती है कि क्या उसने भी एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट लिया है। एक्वा बताता है कि उसने जनरल डिपार्टमेंट लिया है और जनरल डिपार्टमेंट सुनकर उसे शॉक लग जाता है। फिर वो एक्वा से रीजन पूछती है तो एक्वा बताता है कि उसने इस स्कूल में एडमिशन इसलिए लिया है क्योंकि रूबी यहाँ आना चाहती थी और वो रूबी की फिक्र करता है। रूबी एक्वा से कहती है कि उसे काना कुछ खास पसंद नहीं है तो एक्वा कहता है कि वो तुम्हारी सीनियर है। काना गुस्से में कहती है कि मुझे सब सुनाई दे रहा है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। रूबी कहती है कि लड़ाई झगड़ा छोड़ते हैं और हम फ्रेंड्स बन जाते हैं, जिस पर काना कहती है कि वो रूबी को बुली करेगी। एक्वा डायरेक्टर के घर जा रहा होता है। काना उसका पीछा करती है और उससे पूछती है कि वो किस डायरेक्टर के घर जा रहा है और आजकल कहाँ रहता है वगैरह वगैरह। एक्वा कहता है तुम कब तक मुझे फॉलो करोगी। काना कहती है जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देते। काना एक्वा से पूछती है कि क्या वो अब भी एक्टिंग करता है। एक्वा मना कर देता है। काना एक्वा को अपने घर इनवाइट करती है। एक्वा कहता है ये अच्छा तरीका है किसी के क्लोज जाने का। काना कहती है कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है और वो अब भी एक सेलिब्रिटी है तो वो किसी कैफे जैसी जगह पर नहीं बैठ सकती। फिर एक्वा उसे ताइशी के घर ले जाता है। ताइशी काना से कहता है कि मैंने तुम्हें काफी टाइम से देखा नहीं था, जिससे सुनकर काना को बेइज्जती महसूस होती है क्योंकि वो अब भी एक एक्टर है। फिर काना ताइशी का रूम एक्सप्लोर करती है और एक्वा से पूछती है कि अगर वो एक्टिंग नहीं कर रहा तो डायरेक्टर से क्यों मिलने आता है। एक्वा बताता है कि वो ताइशी के असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है। फिर उन्हें ताइशी की मॉम खाना खाने बुलाती है। खाना खाते वक्त ताइशी की मॉम उसे डांट देती है, जिस पर काना कहती है कि आप इतने बड़े हो गए हैं फिर भी आप डांट खाते हैं। ताइशी गुस्से से कहता है कि तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करना आज भी नहीं आता है। काना बताती है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं रहते हैं और वो अकेले रहती है। काना ताइशी से एक्वा की एक्टिंग की वीडियो दिखाने को बोलती है पर एक्वा मना कर देता है। ताइशी कहता है कि अगर तुम एक्वा की एक्टिंग देखना चाहती हो तो उससे दोबारा एक्टिंग करानी होगी। काना एक्वा से कहती है कि वो एक शो में काम कर रही है और कुछ रोल्स अभी भी खाली हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए बात करूं? एक्वा साफ इनकार कर देता है। ताइशी शो का नाम पूछता है। काना बताती है स्वीट टुडे। एक्वा शो की तारीफ कर देता है, जिस पर काना एक्साइटेड हो जाती है और कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए बात करूं? वैसे भी प्रोड्यूसर काबुरागी मेरी बात सुनेंगे जरूर। प्रोड्यूसर का नाम सुनते ही एक्वा अपना इविल लुक देता है और याद करता है कि आई के पास 3 फोन थे, जिसमें से एक काम के लिए था और एक पर्सनल यूज के लिए, और दोनों फोन में कुछ चैट्स थी एजेंसी के स्टाफ की। पर जो थर्ड फोन था उसका मॉडल भी बहुत पुराना था और उसके पार्ट्स मिलना भी बहुत मुश्किल थे और उसका पासकोड खोलने में एक्वा को 4 साल लग गए थे। उसने अपने 45,510वें अटेम्प्ट में फोन अनलॉक कर लिया था। उस फोन में बहुत सारे ईमेल और फोन नंबर्स भी थे, जिसमें से एक था काबुरागी। काना उसे एक्टिंग के लिए मनाती है और एक्वा हाँ कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है काना प्रोड्यूसर को एक्वा की डिटेल्स देती है और प्रोड्यूसर मान जाता है। रूबी ये न्यूज सुनकर खुश हो जाती है और
कहती है आई कहती थी कि शायद रूबी आइडल बन जाएगी और एक्वा एक्टर। एक्वा सोचता है कि ये सब उस वजह से नहीं है, वो उन सारे प्रोड्यूसर्स का सिर्फ एक डीएनए सैंपल चाहता है जिससे आई कभी मिली थी। उसे आई की विश पूरी करने जैसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रूबी शो का नाम पूछती है, मियाको बताती है उसका नाम स्वीट टुडे है। वो लोग शो के बारे में बात करते हैं। मियाको कहती है एक्वा को शायद विलेन का रोल मिले। रूबी कहती है कि वो इस रोल के लिए परफेक्ट है। फिर वो लोग शो देखने लगते हैं और कुछ ही मिनट्स में उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और उनके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट साफ नजर आती है। रूबी कहती है कि शो की स्टोरी मांगा से काफी डिफरेंट है। काना के अलावा और किसी को एक्टिंग आती भी नहीं है। अगले दिन जब एक्वा काना के साथ कैरियोके में था तो वो काना को सब बता देता है, जिस पर काना बहुत गुस्सा होती है। फिर काना उसे बताती है कि उस शो का एम है फीमेल्स को अट्रैक्ट करना, इसलिए नए नए मॉडल्स को लिया गया है जिन्हें एक्टिंग भी नहीं आती। पर वो इस शो में इसलिए काम कर रही है क्योंकि बचपन में उसका जो घमंड था उसकी वजह से उसे कभी काम नहीं मिला था, पर अब वो मैच्योर हो गई है और किसी भी शो में काम कर सकती है। एक्वा कहता है कि तुम कोऑपरेट करना सीख गई। काना कहती है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। फिर वो एक्वा को शेड्यूल बताती है और स्क्रिप्ट दे देती है और फिर वो एक्वा का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे कुछ भी कहे, तुम बस मेरे साथ काम करना और हम एक अच्छा शो बनाएंगे। सीन चेंज होता है। एक्वा घर आकर स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है और चीजों को फिगर आउट करता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक्वा और काना शूटिंग की लोकेशन पर होते हैं। वहाँ बहुत बारिश हो रही होती है। काना एक्वा को वहाँ का मैकेनिज्म समझाती है। फिर वहाँ मेन कैरेक्टर आ जाता है और काफी कंप्लेन करने लगता है। काना उसे एक्वा से इंट्रोड्यूस करवाती है पर वो एक्वा को इग्नोर करके चला जाता है। काना कहती है कि न्यू एक्टर्स के लिए ये एटीट्यूड कॉमन है, शायद मैं खुद को एक्सपोज कर रही हूँ। फिर एक्वा प्रोड्यूसर से मिलता है और सोचता है ये आई से कांटेक्ट में था और शायद रूबी और एक्वा का फादर भी हो सकता है। एक्वा को बस एक डीएनए सैंपल चाहिए था टेस्ट के लिए। फिर शूटिंग स्टार्ट हो जाती है बट लीकेज की वजह से बीच में रोकना पड़ता है। एक्वा अकेले खड़े रहता है। वहाँ काना आती है और कहती है कि उसकी एक्टिंग एवरेज थी। एक्वा याद करता है कि जब वो काना से पहली बार मिला था और काना उसकी एक्टिंग से इम्प्रेस हो गई थी, उसका रीजन था एक्वा की एज कम होने पर भी उसकी मेंटल एज ज्यादा थी, पर अब बॉडी भी उस एज में आ चुकी है और इसीलिए काना को उसकी एक्टिंग अब एवरेज लग रही है। काना कहती है कि वो एक्वा को दोबारा एक्टिंग करते हुए देखकर बहुत खुश है। फिर हमें दिखाया जाता है प्रोड्यूसर एक बंदे से बात कर रहा होता है और कहता है कि काना के साथ काम करना बहुत आसान है, वो चीजों को समझ जाती है और उसके साथ रहना भी अच्छा है। उसने अपनी एजेंसी भी छोड़ दी और अब वो फ्रीलांसर है और काफी सस्ती भी है और हम उसका अच्छा फायदा उठा रहे हैं। और फिर वो अपनी सिगरेट फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। एक्वा ये सब सुन लेता है और वो सिगरेट को उठा लेता है और उसे उसका डीएनए सैंपल मिल चुका है। वो सोचता है कि अब उसका काम हो चुका है तो वो एक्टिंग क्यों ही करे। पता है बहुत बारिश हो रही होती है। एक्वा कहता है बारिश की वजह से पानी बिल्डिंग के अंदर आ रहा है और गड्ढों में पानी भर गया है और जहाँ पानी नहीं है वहाँ एक्टर्स और कैमरे को सेट कर दिया गया है। फिर शूटिंग स्टार्ट होती है। काना सोच रही होती है कि जैसे ही कैमरे ऑन होते हैं एक्टर्स के ऊपर कितना प्रेशर आ जाता है क्योंकि उनके कंधों पर बाकी स्टाफ्स की मेहनत टिकी होती है। काना अपनी लाइफ स्टोरी बताती है। जब वो छोटी थी तब वो बहुत फेमस थी और सब उसकी तारीफ करते थे, बट उसके ईगो की वजह से धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी चली गई और लोग उसे ऑनलाइन भी ट्रोल करने लगे और मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट होते तक लोग उसे पूरी तरीके से भूल चुके थे। पर अब उसने इंडस्ट्री में दोबारा कदम रखा है एक लीडिंग रोल के साथ और वो किसी भी कीमत में इस शो को हिट बनाना चाहती है। काना एक्ट करते टाइम भी यही सोच रही थी। वो जानती है कि ये शो उतना अच्छा नहीं है क्योंकि बाकी एक्टर्स की एक्टिंग बहुत बेकार है। इस शो के 4 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं जिसमें व्यूअर्स के कमेंट और रिव्यूज बहुत नेगेटिव रहे हैं, पर जो एपिसोड वो आज शूट कर रहे हैं वो मांगा का सबसे बेस्ट एपिसोड है, जिसमें प्रोटैगनिस्ट लड़की के लिए स्टॉकर से फाइट करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है और लड़की इमोशनल हो जाती है। काना जब भी ये सीन पढ़ती है वो रो देती है और यही सीन है जिसकी वजह से काना इस शो को हिट बना सकती है, इसलिए उसे इस सीन में अपना बेस्ट देना है और वो एक्टिंग स्टार्ट करती है। पर सामने वाले बंदे की एक्टिंग देखकर काना काफी डिसअपॉइंट हो जाती है और किसी को उसकी बेकार एक्टिंग से फर्क भी नहीं पड़ रहा था। काना काफी टेंस हो जाती है, बट फिर एंट्री होती है एक्वा की।
जो कि काफी रियलिस्टिक थी और वो अपने डायलॉग्स बोलता है, वो काफी अच्छा करता है जिससे काना को होप मिलती है। एक्वा सोचता है कि वो आई की तरह नहीं है और ना ही उसमें आई की तरह टैलेंट है और ना ही वो एक्टिंग में बहुत अच्छा है, पर वो अपने टूल्स यूज करता है जिससे उसकी एक्टिंग बहुत बेटर लगती है और चाहे उसे कुछ भी करना पड़े वो आई की तरह जरूर बनेगा। और फिर एक्वा एक्टर के पास जाता है और उसे बोलता है कि वो कितना बदसूरत है और फोटो एडिटिंग से तो कोई भी अच्छा दिख सकता है। एक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो एक्वा की कॉलर पकड़ लेता है। एक्वा अपने डायलॉग बोलता है। डायरेक्टर भी एक्वा की एक्टिंग से काफी इम्प्रेस हो जाता है और उस पर कैमरा फोकस करने को बोलता है। काना देखती है कि ये सीन बिल्कुल मांगा की तरह ही लग रहा है। एक्वा मन में कहता है कि काना, मैंने तुम्हारे लिए स्टेज सेट कर दिया है, तुम यही चाहती थी ना, अब तुम्हारी बारी है, अपना बेस्ट देना। और एक्वा चाकू निकालकर काना को मारने जाता है, पर एक्टर उसे पंच मार के गिरा देता है और यहाँ पर काना को रोना था और वो बिल्कुल मांगा की तरह ही करती है। शूटिंग खत्म होती है। एक्टर एक्वा को पंच मारने के लिए सॉरी बोलता है, पर एक्वा उससे कहता है कि ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। फिर फाइनल सीन शूट होना था जिसमें काना को ये दिखाना था कि उसे प्रोटोगनिस्ट से प्यार हो गया है। सीन चेंज होता है। फिर हमें यूरिको को दिखाया जाता है जो स्वीट टुडे की राइटर है। वो अपने असिस्टेंट्स के साथ बैठी हुई थी। वो दोनों काम से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं और यूरिको स्वीट टुडे का फाइनल एपिसोड देख रही होती है। वो लोग यूरिको को बोलते हैं कि तुम रिलीज होते ही ये शो देखने लगती हो, हमें तो ये शो बहुत बोरिंग लगता है। फिर यूरिको कहती है, कम से कम मेरी मांगा का शो तो बनाया गया। बहुत सारे आर्टिस्ट जो मेहनत करते हैं वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, पर फिर भी वो अपने फेस पे स्माइल रखते हैं। यूरिको एपिसोड देखते देखते इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और वो एपिसोड सोशल मीडिया में काफी वायरल हो जाता है और उसमें लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं। सीन चेंज होता है। काना और एक्वा शो की पार्टी में होते हैं। एक्वा काना से कहता है, एक प्रोजेक्ट में इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। काना कहती है, बहुत सारे लोगों की जॉब हमारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। फिर काना एक्वा से पूछती है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड है। एक्वा कहता है कि मैं अपने आसपास गंदगी नहीं रखता। फिर वहाँ यूरिको आती है और काना को उसके हार्ड वर्क के लिए थैंक्स बोलती है, बट काना थोड़ी सैड लगती है। यूरिको कहती है, तुम्हारी परफॉर्मेंस ने ही पूरे शो को संभाला है, थैंक यू। काना इमोशनल हो जाती है। फिर वहाँ प्रोड्यूसर आ जाता है और एक्वा से कहता है कि लास्ट एपिसोड को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक्वा थैंक्स करता है। प्रोड्यूसर कहता है, शो का मेन गोल पैसे कमाना नहीं था, बल्कि तुम्हारे जैसे टैलेंट को मौका देना था। फिर हमें डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स दिखाई जाती है और एक्वा और प्रोड्यूसर का कोई बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं है। प्रोड्यूसर कहता है कि तुम आई की तरह दिखते हो और तुम उसी एजेंसी से भी हो। एक्वा कहता है कि तुम्हारा और आई का क्या रिलेशन था। प्रोड्यूसर बताता है कि उसने आई को काम दिया था और वो दोनों साथ में काम करते थे। प्रोड्यूसर कहता है, क्या तुम आई के फैन हो जो उसके मरने के बाद भी उसके बारे में जानना चाहते हो। एक्वा हाँ करता है। प्रोड्यूसर कहता है, मैं बता तो दूंगा, बट बदले में तुम्हें एक डेटिंग शो में काम करना होगा। सीन चेंज होता है। रूबी एक्वा स्कूल जा रहे होते हैं। रूबी आई की फोटो को बाय करती है और वो चले जाते हैं। स्कूल में उन्हें काना मिलती है जो कि उनका वेलकम करती है और स्कूल के बारे में सब समझाती है। रूबी नर्वस हो जाती है। काना उसे नॉर्मल रहने को बोलती है। रूबी क्लास में एंटर करती है और देखती है वहाँ काफी सुंदर और टैलेंटेड लोग हैं। फिर वो एक सीट ले लेती है और फिर उसके साइड में एक लड़की आकर बैठती है और वो दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं। वो लड़की अपना नाम मिनामी बताती है और रूबी उसे गूगल करती है। मिनामी कहती है, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम गूगल क्यों कर रही हो। रूबी उसे एक्वा से मिलवाती है। एक्वा कहता है, मैं खुश हूँ कि तुमने एक फ्रेंड बनाया। रूबी पूछती है कि तुमने भी कोई फ्रेंड बनाया। एक्वा कहता है कि मैं दोस्त बनाने नहीं आया हूँ। रूबी मिनामी से कहती है कि तुम एक्वा की भी फ्रेंड बन जाओ प्लीज। मिनामी मान जाती है। मिनामी नर्वस फील करती है, पर रूबी काना की लाइंस मिनामी को चिपका देती है और नॉर्मल एक्ट करने को बोलती है। एक्वा कहता है कि यहाँ हम किसी को नहीं जानते तो नर्वस होने की बात ही नहीं है। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की क्लास में लेट आती है क्योंकि उसका शो था और उसका नाम फ्रिल होता है। वो सिंगर, डांसर, एक्टर और काफी ज्यादा फेमस भी है। रूबी कहती है कि फ्रिल उसकी नंबर 1 फेवरेट है। एक्वा कहता है, मुझे क्या, मेरी ऑल टाइम फेवरेट तो आई है। फ्रिल वहाँ से गुजर रही होती है और रूबी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। एक्वा फ्रिल के पास जाता है और कहता है, मेरी बहन तुम्हारी क्लासमेट है तो उसका ध्यान रखना। वो कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने स्वीट टुडे में काम किया था ना। और वो मिनामी को भी जानती है, पर रूबी से कहती है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। रूबी कहती है कि मैंने अभी तक किसी शो में काम नहीं किया है। रूबी मियाको से जिद करती है कि वो उसे एक आइडल बना दे। मियाको कहती है कि वो लोग आइडल ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं। रूबी कहती है कि स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाएंगे क्योंकि उसने किसी शो में काम नहीं किया है। मियाको कहती है आइडल ग्रुप बनाने के लिए उन्हें क्यूट गर्ल्स नहीं मिल रही हैं। फिर रूबी मिनामी को सजेस्ट करती है। मियाको कहती है कि वो दूसरी एजेंसी से है और तुम हमारा उनसे झगड़ा करवाना चाहती हो क्या।
एक्वा कहता है कि वो एक क्यूट लड़की को जानता है और उसके दिमाग में काना थी। और हमें दिखाया जाता है रूबी काना को स्टॉक कर रही होती है और कहती है कि काना कितनी खूबसूरत है और वो कितनी पॉपुलर है, उसके तो बहुत सारे फैंस होंगे। फिर वहाँ एक्वा आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा एनालिसिस गलत है। अगर तुम्हें लगता है कि वो पॉपुलर है तो तुम खुद जाकर उससे क्यों नहीं पूछ लेती आइडल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। रूबी कहती है कि उसका और काना का कुछ खास रिलेशन नहीं है। एक्वा कहता है वो काना को मिलने बुला रहा है और वो रूबी का पहला और आखिरी चांस है काना से आइडल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए पूछने का। काना एक्वा का मैसेज देख के काफी शर्माती है और सोचती है कि एक्वा शायद उससे कन्फेस कर दे और वो काफी तैयार होकर एक्वा से मिलने जाती है। वो वहाँ रूबी को देखकर बोलती है कि तुम्हारी बहन यहाँ क्या कर रही है। एक्वा कहता है कि रूबी को तुमसे बात करनी थी। काना कहती है मैं बहुत बिजी हूँ, तुम्हारे पास 20 सेकंड है, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। रूबी काफी नर्वस हो जाती है और हिचकिचाती है। एक्वा कहता है अगर तुम्हें सच में आइडल बनना है तो तुम्हें ये करना ही होगा। रूबी काना से आइडल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए पूछती है और काना कहती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए। काना सोचती है कि अगर वो आइडल ग्रुप ज्वाइन कर लेगी तो उसकी एक्टिंग जॉब्स चली जाएंगी और अगर उसका आइडल करियर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसकी दोनों करियर अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी और ये बहुत रिस्की है। फिर वो रूबी की तरफ देखती है और सोचती है कि रूबी उसे आई की याद दिलाती है और उसने आई के साथ सिर्फ एक बार काम किया था और उसे रूबी में भी आई की तरह पोटेंशियल नजर आता है। पर काना सोचती है कि ये बहुत रिस्की है और वो मना करने ही वाली होती है। एक्वा से रिक्वेस्ट करता है कि वो आइडल ग्रुप ज्वाइन कर ले। काना बहुत सोचती है और फिर मना करने लगती है और दोनों में ऐसे ही काफी देर तक बहस होती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि काना ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया है। मियाको एक्वा से पूछती है कि उसने काना को कैसे मनाया। एक्वा कहता है कि उसके लिए ये बहुत सिंपल था और अगर वो नहीं मानती तो वो उसके हाथ पैर तोड़ने के लिए भी तैयार था। एक्वा वहाँ से चला जाता है। काना रूबी से पूछती है कि क्या एक्वा को कोई काम मिला। रूबी उसे बताती है कि वो एक डेटिंग शो में काम कर रहा है और एक वीडियो दिखाती है जिसमें शो के एक्टर्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो सबसे पहले आती है यूकी सुमो जो कि एक फैशन मॉडल है और हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। फिर आता है नाबुयुकी कुमानो जो कि एक डांसर है और हाई स्कूल में सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। फिर आती है अकाने कुरुकावा जो एक एक्ट्रेस है और हाई स्कूल में सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। फिर आती है मेमचो जो एक यूट्यूबर है और हाई स्कूल में थर्ड ईयर स्टूडेंट है। फिर आता है केंगो मोरिमोतो जो एक बैंड मेंबर है और हाई स्कूल में थर्ड ईयर स्टूडेंट है। फिर आता है एक्वा जो कि एक एक्टर है और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। एक्वा वहाँ काफी अच्छे से बात करता है और मेम जो उसकी तारीफ करती है और एक्वा भी उसकी तारीफ करता है। ये देखकर रूबी और काना को शौक लग जाता है और वो कहते हैं कि एक्वा कितना बेकार है, वो उन दोनों की कभी तारीफ नहीं करता और उनके सामने काफी शांत रहता है। एक्वा मेमचो को क्यूट बोल देता है और काना कहती है कि एक्वा ने उसे सिर्फ तभी क्यूट बोला था जब उसे उससे काम था। मियाको कहती है कि अगर वो ऐसे एक्ट नहीं करेगा तो वो शो कैसे चलेगा। काना कहती है कि ये एक ऐसा शो है जहाँ लोग ऑन स्क्रीन डेटिंग करते करते रियल लाइफ में भी डेट करने लगते हैं और उन्हें ऑन स्क्रीन किस भी करना पड़ सकता है। काना ये सब सोच के काफी अपसेट हो जाती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि शूटिंग चल रही होती है। एक्वा मेमचो के साथ बैठा हुआ होता है और वो लोग कुछ बात कर रहे होते हैं। एक्वा को क्यूट एक्ट करना पड़ता है और वो सोचता है कि वो कहाँ फंस गया, पर उसे ये सब करना होगा अगर वो आई के पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में जानना चाहता है। शूटिंग खत्म होती है। एक्वा कहता है कि रियलिटी शो में कोई स्क्रिप्ट्स नहीं होती और अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो डायरेक्टर से एडवाइस ले सकता है। फिर वहाँ यूकी आ जाती है और कहती है कि वो सही से नहीं कर पा रही है क्योंकि उसकी कन्वर्सेशन स्किल्स उतनी कुछ खास नहीं है। एक्वा से पूछता है तो फिर वो ये शो क्यों कर रही है। फिर यूकी बताती है कि उनकी एजेंसी का रूल है कि वो किसी जॉब को मना नहीं कर सकते, इसलिए वो इस शो में काम कर रही है और वैसे भी वो किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं रही है। वो एक्वा से पूछती है कि क्या वो रोमांस में इंटरेस्टेड है। एक्वा कहता है कि वो अपने फर्स्ट लव से अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया है और वो आई के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है कि उसे ये भी नहीं पता कि वो एक रोमांटिक लव था या फिर कुछ और। यूकी पूछती है कि क्या वो कोई टीचर थी। एक्वा कहता है कि ऐसे ही कुछ समझ लो। यूकी कहती है कि तुम्हें मूव ऑन करना होगा, क्या तुम्हें पता है कि लास्ट सीजन के एंड में कपल्स किस भी करते हैं। और फिर कहती है कि उसे क्वालिटी गाइज मिलेंगे
करेंगे भी या नहीं। फिर वो एक्वा के पास जाती है और उसके कान में कहती है, पर मैं तुम्हारे साथ किस करने के लिए रेडी हूँ। एक्वा घबरा जाता है। फिर वो कहती है कि कैमरा उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है, तो एक्वा कैमरे की तरफ ना देखे। फिर वो वहाँ से चले जाती है और एक्वा कहता है कि उसकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी है। सीन चेंज होता है। रूबी एक्वा से कहती है कि वो उसकी छोटी बहन है और वो अगर किसी ऐसी लड़की को डेट करेगा जो उसको पसंद नहीं है तो उससे रूबी को प्रॉब्लम होगी। फिर वो कहती है कि मैं बताती हूँ तुम्हें किसे डेट करना चाहिए। रूबी यूकी को सजेस्ट करती है। एक्वा कहता है तुम्हारी जजमेंट बहुत खराब है और तुम डेटिंग से दूर ही रहो। रूबी मिनामी से फ्रिल के बारे में पूछती है। मिनामी कहती है कि उसके टीवी शोज रहते हैं, इसलिए वो बहुत बिजी रहती है और इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाती। रूबी मिनामी से पूछती है कि वो क्या कर रही है। मिनामी कहती है कि स्कूल के बाद उसका शूट है। सीन चेंज होता है। रूबी काना से पूछती है कि जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं रहता तो तुम क्या करती हो। काना बताती है कि वो अपने फ्री टाइम में पढ़ाई करती है, क्योंकि अगर उसका एक्टिंग करियर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो कम से कम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन तो ले सकेगी और एक नॉर्मल सी जॉब कर पाएगी। काना रूबी को भी पढ़ने के लिए बोलती है, पर उसे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता है। फिर काना उसे सजेस्ट करती है कि उनके आइडल ग्रुप का कोई नाम नहीं है और रूबी आइडल ग्रुप के लिए नाम सोच सकती है। फिर वहाँ मियाको आ जाती है और उन्हें बताती है कि आजकल आइडल्स ऑनलाइन भी फैन बेस बना रही हैं, यूट्यूब और सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट करके, और वो लोग भी ये कर सकते हैं। पर रूबी कहती है कि ऑनलाइन फैंस का कोई भरोसा नहीं होता कि वो ऑफलाइन मीटिंग्स में आएंगे भी या नहीं। मियाको कहती है एटलीस्ट हम ट्राई तो कर ही सकते हैं, और कहती है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ जो तुम्हारी इस चीज में हेल्प करना चाहता है। फिर वहाँ एक मास्क वाला मस्कुलर मैन आता है। उसे देखकर काना काफी डर जाती है और कहती है कि वो एक परवर्ट है। रूबी कहती है कि उसका नाम पियोन है और वो एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यूट्यूबर है और वो काफी ज्यादा पॉपुलर है और उसकी अर्निंग भी बहुत ज्यादा है। काना कहती है कि आजकल सोशल मीडिया में क्या क्या हो रहा है और कहती है कि ये कितना ही कमाता होगा। वो बताता है कि वो एक साल में 100 मिलियन येन कमाता है। काना कहती है मैंने तुम्हें नीचे दिखाया उसके लिए सॉरी। फिर पियोन उनकी क्लास ले रहा होता है और पूछता है कि हम लोग सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। रूबी कहती है कि डेली पोस्ट करके, और काना कहती है कि हमारा नेम रिकॉग्निशन से। पियोन कहता है कि तुम्हारे लिए तो दोनों ही ऑप्शन बेकार हैं, तो तुम लोग सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हो कोलैबोरेशन करके। और वो कहता है कि वो खुद के चैनल में उन दोनों का प्रमोशन करेगा। और फिर वो तीनों मास्क पहन कर डांस वीडियो शूट करते हैं। काना काफी थक जाती है और कहती है कि ये बहुत मुश्किल है। और फिर वो लोग 1 घंटे डांस करने के बाद पियोन के चैनल में अपना फेस रिवील कर देते हैं। पियोन उनसे पूछता है कि उनके आइडल ग्रुप का नाम क्या है, पर रूबी ने कोई नाम नहीं सोचा होता है, तो रूबी अपने ग्रुप का नाम बीकोमाची बताती है, जो कि आई के आइडल ग्रुप का नाम था। और हमें दिखाया जाता है कि यूकी सबसे कह रही होती है कि उसके स्कूल के बॉयज उसे टीज करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो एक डेटिंग शो में काम कर रही है और वो ये शो छोड़ देगी। मीमचो कहती है कि वो ये बात समझ सकती है क्योंकि वो अपनी यूट्यूब वीडियोस में खुद को बेवकूफ दिखाती है ताकि वो लोगों को हंसा सके। फिर नोबू यूकी कहता है कि अगर तुम ये शो छोड़ दोगी तो मैं भी ये शो छोड़ दूंगा, और उनके शो का एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। पब्लिक काफी क्यूरियस हो जाती है कि अब आगे क्या होगा। फिर यूकी एक्वा को बताती है कि उनका एपिसोड हिट गया, वो भी एक्वा की वजह से। फिर अकाने यूकी से पूछती है कि क्या तुमने ये सब एक्ट किया था। यूकी कहती है कि उसकी एजेंसी का रूल है कि वो किसी शो को मना नहीं कर सकती। उसे सच में स्कूल में ट्रोल किया जाता है और उसने बस अपने ट्रू इमोशंस को दिखाया था। फिर अकाने इन सब चीजों को नोट कर लेती है। एक्वा सोचता है कि इस शो में काफी टाइम से एक साथ काम करने की वजह से लोग एक दूसरे के साथ ओपन अप हो रहे हैं और उसे बाकियों के बारे में काफी कुछ जानने को मिल रहा है, जैसे कि यूकी और मीमचो काफी ज्यादा स्किल्ड हैं और जो नोबू यूकी है वो 2 चेहरे नहीं रखता पर फिर भी बाकियों से अलग है, और जो केंगो और अकाने हैं वो ज्यादा कैमरे के सामने नहीं आते हैं और इसलिए उन्हें बहुत कम स्क्रीन टाइम मिलता है। फिर नोबू यूकी सबसे कहता है कि आज उन्हें साथ में डिनर करना चाहिए और मीमचो पे करेगी क्योंकि उसे शो से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और उसकी यूट्यूब में भी ग्रोथ हो रही है। मीमचो पहले तो थोड़ा घबरा जाती है पर फिर वो हाँ कर देती है। फिर वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और अकाने सबको मीट ग्रिल करके दे रही होती है और खुद कुछ नहीं खाती। ये देखकर एक्वा से पूछता है कि वो कुछ क्यों नहीं खा रही है। अकाने कहती है कि वो एक वेजिटेरियन है इसलिए वो सबको मीट ग्रिल करके दे रही है और वो ग्रिलिंग में काफी अच्छी है। फिर मीमचो कहने लगती है कि आजकल लोगों को एक्सट्रीम चीजें देखना बहुत पसंद है, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितना रिस्क ले सकते हो, और अकाने ये सब चीजें नोट करने लगती है। सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि एक्वा घर आ चुका है और रूबी उससे कहती है कि आजकल वो बाहर से ही खाना खाकर आता है। एक्वा सोचता है कि उसकी बॉडी अभी यंग है इसलिए वो कोई भी चीजें इजीली डाइजेस्ट कर पा रहा है। फिर रूबी कहती है कि उनकी फैमिली का ये रूल है कि वो हर संडे साथ में डिनर करेंगे, पर जब से
एक्वा का शो स्टार्ट हुआ है तब से वो ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है और कहती है कि तुम्हारा शो फेक है क्योंकि वो सिर्फ वीकेंड्स पे शूट करते हैं। फिर एक्वा कहता है कि कुछ लोग एक्टिंग करते हैं पर ज्यादातर लोग अपनी रियल सेल्फ को दिखाते हैं। फिर रूबी पूछती है कि क्या शो में लोग सच में प्यार करते हैं। एक्वा कहता है कि ये तो पर्सन टू पर्सन वारी करता है और फिर वो रूबी को सबके थॉट्स बताता है कि जो यूकी है वो कहती है कि वो किसी से प्यार करती है पर वो कैमरे के सामने ज्यादा ओपन अप नहीं होना चाहती है। फिर मेमचो कहती है कि वो किसी होस्ट क्लब के बंदे को पसंद करती है। फिर केंगो कहता है कि जब भी उसकी तरफ कैमरा आता है वो खुद को बिजी दिखाता है ताकि लोग उसकी लव लाइफ को लेकर कंफ्यूज रहे। फिर एक्वा अपने थॉट्स बताता है कि ये सिर्फ उसके लिए एक जॉब है और जो नोबी यूकी है वो इन सब चीजों को लेकर काफी सीरियस है और उसने शादी तक का सोच रखा है। और जो अकाने है उसे अपनी लव लाइफ का कुछ भी नहीं पता और वो अपना रोल प्ले करने में ही बिजी है। एक्वा कहता है कि उसे डेटिंग शोज के बारे में ज्यादा नहीं पता पर उसे इतना तो समझ आ गया है कि खुद को प्रोटेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है झूठ बोलना। फिर हमें दिखाया जाता है कि शो काफी अच्छा चल रहा होता है और यूकी और नोबुयुकी एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं और केंगो उनसे जेलस होता है और यहाँ पर लव ट्रायंगल बनने की वजह से ये शो टीनेजर्स के बीच में काफी पॉपुलर हो रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है सभी लोग सो रहे होते हैं और मेमचो एक्वा से कहती है कि अगर तुम्हें पॉपुलर होना है तो तुम्हें यूकी के साथ घूमना चाहिए, मेरे साथ नहीं। एक्वा कहता है कि मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं एंड तक सेफ प्ले करना चाहता हूँ। मेमचो कहती है कि वो भी बस अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहती है। वो कहती है कि मुझे बस एक चीज की चिंता है और वो कर्टेन्स हटाती है। अकाने इतनी रात में भी डायरेक्टर से एडवाइस लेती है और उसे नोट करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अकाने मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिंग की प्रैक्टिस करती है। अकाने एक्सरसाइज करते वक्त उस टाइम को सोच रही थी जब उसके मैनेजर को कंपनी के प्रेसिडेंट से डांट पड़ रही थी क्योंकि अकाने का स्क्रीन टाइम बहुत कम था और अकाने ये सब सुन लेती है और वो काफी अपसेट हो जाती है और इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वो हार्ड वर्क करेगी और अपना मार्क छोड़कर जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रूबी एक सॉफ्ट ड्रिंक ट्राई करती है और उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो सोचती है कि वो उसके रिव्यूज ट्विटर पे डालेगी और वो टाइप कर ही रही होती है। कानो उसे पीछे से एक लगाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, अगर तुम किसी ब्रांड के बारे में गलत गलत पोस्ट करोगी तो हो सकता है कि तुम्हें फ्यूचर में कोई ब्रांड प्रमोशन ना मिले। काना रूबी से कहती है कि तुम ईगो सर्फिंग कर रही हो जिसका मतलब होता है कि इंटरनेट में खुद के बारे में सर्च करना। रूबी मना करती है। काना रूबी का फोन छीन लेती है और उसकी सर्च हिस्ट्री देखती है। रूबी ने सिर्फ खुद के बारे में सर्च किया हुआ था जैसे कि रूबी होशिनो क्यूट, रूबी चैन वगैरह वगैरह और रूबी को काफी एम्बेरसमेंट फील होती है। काना कहती है कि 10 में से 9 आइडल्स ऐसी होती है जो ईगो सर्फिंग करती है। फिर काना बताती है कि हम एक ऐसे एरा में हैं जहां हम बिना किसी एजेंसी में होकर भी बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि इम्प्रेशन और कस्टमर एनालिटिक्स। ऑनलाइन एड्स ऑफलाइन मार्केट में भी बहुत जल्दी फैल जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये मार्केट 2 ट्रिलियन येन का है और जो ऑनलाइन मार्केटिंग को इग्नोर करता है वो पीछे रह जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि अकाने कमेंट पढ़ रही होती है। उसमें एक कमेंट था, अकाने का प्रेजेंस बहुत कम है इसलिए मैं उसे लाइक भी नहीं करता और डिसलाइक भी नहीं करता और अकाने कहती है कि वो अपना बेस्ट देगी। फिर हमें दिखाया जाता है केंगो और मेमचो वीडियो शूट करते हैं टिकटॉक पे अपलोड करने के लिए। मेमचो एक्वा से कहती है कि उसे भी कुछ अपलोड करना चाहिए। एक्वा मना कर देता है। फिर वो लोग देखते हैं अकाने यूकी और नोबुयुकी के बीच में जाती है और नोबुयुकी को अपने साथ ले जा लेती है। फिर हमें कुछ कमेंट्स दिखाए जाते हैं जिस पर लोग कहते हैं कि वो तो अकाने को भूल ही गए थे और उसे ये शो छोड़ देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है यूकी मेमचो के नेल्स पेंट करती है और वो अकाने को भी बुलाती है और वो अकाने से बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा फील कर रही हो। अकाने कहती है कि मैं बस स्टैंड आउट करना चाहती हूँ और अपना मार्क छोड़ना चाहती हूँ। यूकी कहती है उसके लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। कमेंट्स में भी लोग यूकी को ही पसंद करते हैं और बस उसी की तारीफ करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। अकाने मोबू से बात कर रही होती है पर फिर वहाँ यूकी आ जाती है और नोबू को लैब्राडोर दिखाने ले जाती है। अकाने सोचती है कि यही सही टाइम है जब वो कुछ कर सकती है और वो यूकी की तरफ हाथ ले जाती है और धोखे से अकाने के नाखून से यूकी के फेस पे कट लग जाता है और यूकी एक मॉडल है तो उसके फेस पे कट लगना कोई आम बात नहीं है। अकाने सोचती है कि ये उसने क्या कर दिया। फिर यूकी आती है और उसे हक कर लेती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत हार्ड वर्क करती हो और फिर अकाने उससे माफी मांगने लगती है। यूकी कहती है कि क्या तुम मुझे हेट करती हो पर अकाने मना कर देती है। यूकी कहती है तो हम लोग दोबारा से दोस्त बन जाते हैं और वो लोग एक दूसरे को हक करते हैं। ये देखकर एक्वा सोचता है कि लोगों को लगेगा कि 2 दोस्तों के बीच फाइट हुई थी और उन्होंने आपस में ही सुलझा ली पर असल में ऐसा नहीं है। असली फाइट तो लोगों के बीच में होगी। फिर हमें दिखाया जाता है ट्विटर में लोग यूकी को सिंपैथी देते हैं और अकाने के लिए बहुत हेट कमेंट्स आते हैं। कई लोग तो उसे मरने के लिए भी बोल रहे थे। ये सब देख के अकाने बहुत बुरा फील करती है और उनसे माफी मांगने का भी सोचती है पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी और फिर वो सो जाती है। फिर अकाने बिना ब्रेकफास्ट किए ही स्कूल चले जाती है और जब वो वॉशरूम में होती है तो वो सुनती है कि कुछ गर्ल्स उसकी बुराई कर रही हैं और ये सब सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो घर आकर डिनर भी नहीं करती है पर उसकी मॉम को उसकी चिंता हो रही थी। अकाने अपने मैनेजर से बात करती है। वो कहता है कि तुम कुछ भी मत बोलो और कुछ भी ट्वीट करने से पहले
मुझसे पूछ लेना। फिर वो याद करती है कि जब वो छोटी थी और वो अपने काम के लिए बहुत मेहनत करती थी, पर उसको तब भी हेट ही मिलता था, पर उसने कभी गिव अप नहीं किया। फिर वो और भी ट्वीट्स पढ़ती है और देखती है कि लोगों ने उसके बारे में बहुत बुरा बुरा बोला है। फिर उसे नोबू और मेमचो का मैसेज आता है। वो लोग पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुमने कुछ खाया या नहीं। फिर अकाने को रियलाइज होता है कि उसने कुछ खाया ही नहीं है। फिर वो बारिश में ही बाहर खाने के लिए जाती है। फिर वो एक ब्रिज के ऊपर खड़ी होती है और कहती है कि अब मैं थक चुकी हूँ, मैं इन सब चीजों के बारे में और नहीं सोचना चाहती, और वो ब्रिज से जंप कर देती है। फिर उसे पकड़ के कोई पीछे खींच लेता है और अकाने कहती है कि मुझे जाने दो, और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक्वा है। वो अकाने को शांत होने के लिए बोलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ, शांत हो जाओ। अकाने उससे पूछती है कि तुम मुझ तक पहुँचे कैसे। एक्वा कहता है कि उसे मेमचो ने बताया था कि तुम टाइफून में बाहर गई हो और वापस भी नहीं आई हो, और मेमचो भी तुम्हें ढूंढ रही थी, और मैंने कन्वीनियंस स्टोर का रास्ता पकड़ा और मैं यहाँ हूँ। ये सब सुनकर अकाने रोने लगती है और वहाँ पुलिस आ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि काना रूबी और मियाको को बताती है कि आजकल अकाने को बहुत ट्रोल किया जा रहा है। रूबी पूछती है क्या जब कोई फेमस हो जाता है तो उसके लिए ये सब चीजें नॉर्मल है। काना कहती है कि हाँ, ये सब चीजें नॉर्मल हैं, और जब काना के साथ ऐसा हुआ था तो उसे लगता था कि उसे मर जाना चाहिए। किसी भी टीनेज गर्ल के लिए इतना सब सह पाना बहुत मुश्किल होता है, और इतना काफी है किसी की जिंदगी खत्म करने के लिए। मियाको कहती है कि डेटिंग शोज पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है, और पिछले 1 साल के अंदर इन शोज में काम करने वाले 50 लोगों ने सुसाइड किया है, और कुछ कंट्रीज में इनसे रिलेटेड लॉज भी हैं। फिर रूबी कहती है कि उसके बड़े भाई ने कहा है कि खुद को प्रोटेक्ट करने का सबसे सही तरीका है झूठ बोलना। फिर काना बोलती है कि आजकल इंटरनेट पे लोग कुछ भी बोलते हैं, पर वो लोग ये नहीं समझते कि उनकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। रूबी कहती है कि उसका भाई ठीक होगा कि नहीं। फिर मियाको को कॉल आता है और वो रूबी और काना को बताती है कि एक्वा का पुलिस के साथ कोई सीन हो गया है। रूबी और काना काफी टेंस हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि काना बहुत रो रही होती है और वो पुलिस और अपनी मॉम को सब कुछ बता देती है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया था। अकाने कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर मियाको एक्वा के पास आती है और कहती है कि मुझे तुम पर प्राउड है कि तुमने उसकी मदद की। एक्वा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग बहुत आसानी से मर जाते हैं, और जब वो लोग मदद के लिए रो रहे होते हैं और अगर तुम जल्द ही कुछ ना करो तो बहुत देर हो जाती है। और एक्वा देखता है कि मियाको उसकी तरफ स्माइल करते हुए देख रही है, तो एक्वा कहता है कि वो अकाने से टैक्सी का चार्ज लेगा। फिर अकाने इन्वेस्टिगेशन रूम से बाहर निकलती है और वहाँ शो के बाकी एक्टर्स भी आ जाते हैं। फिर यूकी अकाने के पास जाती है और पहले तो उसे थप्पड़ मारती है, पर फिर हक कर लेती है और कहती है कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। अकाने सॉरी कहती है। एक्वा अकाने से कहता है कि क्या अब वो शो छोड़ देगी। फिर नोबुयुकी कहता है कि पर उसका तो कॉन्ट्रैक्ट है ना। फिर एक्वा कहता है कि डायरेक्टर एक माइनर के साथ डील कर रहा है, तो अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए डायरेक्टर को रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, तो अगर अकाने क्विट भी करना चाहे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर अकाने कहती है कि उसने बहुत मेहनत की है एक फेमस एक्ट्रेस बनने के लिए और उसे अब डर लग रहा है, पर वो ये शो नहीं छोड़ेगी, और कहती है कि मैं आगे भी काम करना चाहती हूँ, जो सुन के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उसे बेस्ट विशेष देते हैं। फिर एक्वा वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि ये सब प्रोडक्शन स्टाफ का किया धरा है और लोग इंटरनेट पे कुछ भी बोलते रहते हैं, और वो कहता है कि मीडिया वाले तो 24 घंटे यही देखते रहते हैं कि कब उन्हें कोई न्यूज मिले और वो उसे कैप्चर करें। फिर मियाको एक्वा से कहती है कि मैं बेवकूफ थी जो मैंने तुम पे प्राउड फील किया। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि एक्वा ने अकाने के सुसाइड की न्यूज वायरल कर दी थी, और कहती है कि मुझे भरोसा है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। एक्वा कहता है प्लान तो है, बट वो वर्क करेगा या नहीं वो नहीं पता, और असली रियलिटी शो तो अब शुरू होगा। और न्यूज में हर जगह अकाने ही थी, जिसमें कि लोगों के अलग अलग थॉट्स भी थे, और चीजें ना तो पहले से बेहतर हुई थी ना ही बेकार। और एक्वा कहता है कि अगर अब वो पीछे हट गया तो हो सकता है कि अकाने के साथ और भी बुरा हो। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक्वा मेमचो से सभी के फोटोज और वीडियोस मांगता है। मेमचो उससे रीजन पूछती है तो वो बताता है कि शो के एडिटर अकाने को ऐसा एडिट करते हैं जिससे कि वो विलन लगे और शो एंटरटेनिंग बने। वो उसे एक कुकिंग शो का एग्जाम्पल देता है जिसमें एक लड़की एक फिश को काटती है और उसके चेहरे पे और नाइफ पे खून लग जाता है, और अगर उसी को क्रॉप कर दिया जाए और थोड़ा एडिट कर दिया जाए तो उससे पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। फिर मेमचो कहती है कि मैं समझ गई कि तुम शो को हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना चाहते हो, और फिर वो पूछती है कि तुम्हें ये आइडिया आया कहाँ से। एक्वा बताता है कि उसके खुद का आइडिया है, और वो एक्वा से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, और वो कहती है कि वो लोग करंट सिचुएशन का फायदा उठाकर अकाने की ट्रू सेल्फ को दिखा सकते हैं, और वो लोग लोगों को अकाने की ट्रू सेल्फ दिखाकर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज कर सकते हैं। और वैसे भी अकाने को लोग ज्यादा गहराई से नहीं जानते हैं, और ऐसा करके वो लोगों के थॉट्स चेंज कर सकते हैं अकाने को लेकर, और
ये सब पोस्ट करने के लिए वो लोग एक ऑफिशियल अकाउंट बनाएंगे जिससे ये सब चीजें वो लोग लोगों के सामने ला सके। मीमचो कहती है कि वीडियो अपलोड करने का काम उसका रहेगा क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि किस दिन और किस टाइम पे लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और वो कहती है कि मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग और सेल्फ प्रमोशन बहुत अच्छे से आता है और मुझे पता है कि किसी चीज को कैसे वायरल करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक्वा किंगो के पास गया और उसे सब कुछ बताता है। किंगो कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें म्यूजिक बना के दे सकता हूँ। फिर वहाँ यूकी आ जाती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो वो लोग वाले सीन को भी यूज कर सकते हैं जिसमें अकाने ने उसे थप्पड़ मारा था और उसने अकाने को हक कर लिया था। नोबू यूकी कहता है कि उस टाइम कैमरे ऑफ थे। यूकी कहती है कि वो एक प्रोफेशनल मॉडल है और वो कैमरा एंगल के बारे में बहुत अच्छे से जानती है और उसने खुद की पोजीशन ऐसी रखी थी जिससे वो कैमरे में बहुत अच्छी दिखे। नोबू यूकी कहता है कि तुमने सारा मोमेंट खराब कर दिया। यूकी कहती है कि स्टाफ के पास वो फुटेज है पर वो जानबूझ के उसे दिखाना नहीं चाहते हैं। एक्वा यूकी की तरफ बहुत ध्यान से देख रहा था। सीन चेंज होता है। एक्वा डायरेक्टर से रॉ फुटेज मांगता है पर डायरेक्टर मना कर देता है। फिर एक्वा कहता है कि वो जानता है कि डायरेक्टर जानबूझ के अकाने को विलेन की तरह शो करता है। डायरेक्टर कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम ये सब जानते हो और वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि शो एंटरटेनिंग लगे और लोग यही तो देखना चाहते हैं। और कहते हैं कि अकाने को इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती तो हम उसकी फुटेज यूज ही नहीं करते और वैसे भी अकाने सब जानती है, वो एक प्रो है। एक्वा कहता है वो सिर्फ 17 साल की है और कौन से एडल्ट माइनर को प्रोटेक्ट नहीं करते। सीन चेंज होता है और अब एक्वा एडिटिंग स्टार्ट करता है और सारे लोग उसे बहुत डिस्टर्ब करते हैं पर एडिटिंग कंप्लीट करते हुए एक्वा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो लोग वीडियो अपलोड करने के बाद बस उसकी एंगेजमेंट ही देखते रहते हैं और वो लोग देखते हैं कि वीडियो काफी अच्छी जाती है और 24 आवर्स के अंदर ही उसकी 74,000 रीट्वीट्स हो चुके थे और अकाने भी ये वीडियो देखती है और वो काफी इमोशनल हो जाती है और अब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो रहे थे और लोग अकाने को सपोर्ट भी कर रहे थे। फिर अकाने एक्वा, मीमचो और यूकी से मिलने आती है और कहती है कि वो अगले सेशन से शो ज्वाइन करेगी। फिर एक्वा सोचता है कि फिलहाल के लिए तो चीजें बेटर हो गई हैं पर 10 साल बाद भी ये चीजें खत्म नहीं होंगी। फिर एक्वा अकाने से कहता है कि तुम्हें अपनी ट्रू सेल्फ को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हें ही हर्ट होगा। फिर मीमचो कहती है कि वो अपने कैरेक्टर को थोड़ा चेंज कर सकती है कुछ लेयर्स लगा के। फिर अकाने कहती है कि मुझे नहीं पता मुझे किस टाइप का कैरेक्टर प्ले करना चाहिए। फिर यूकी और मीमचो एक्वा से पूछते हैं कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। एक्वा आई की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है और अकाने उन्हें नोट कर लेती है। फिर मीमचो कहती है कहीं तुम आई की बात तो नहीं कर रहे जो कुछ साल पहले मारी गई थी। एक्वा हाँ करता है। फिर मीमचो उससे कहती है कि तुम लुक्स के पीछे मरते हो। फिर अकाने कहती है कि मैं वैसे ही बनने का ट्राई करूंगी। फिर यूकी और मीमचो कहते हैं कि तुम एक्वा को अपने प्यार में गिरा लो। एक्वा कहता है कि कोई भी आई की कॉपी नहीं कर सकता, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें बचपन से मिलती है। फिर अकाने घर जा रही होती है और सोचती है कि एक्वा ने उसकी कितनी मदद की है और उसका ध्यान रखा है और वो उसका फेवर रिटर्न करेगी एक्वा की आइडियल गर्ल बनके। और वो आई के बारे में रिसर्च करती है और वो आई की छोटी से छोटी डिटेल लिख के रखती है, यहाँ तक कि वो क्या खाती थी, कैसे चलती थी, उसके कितने दोस्त थे वगैरह वगैरह। फिर काना एक्वा से पूछती है कि अकाने कैसी है। एक्वा उसे बताता है कि वो रिकवर हो रही है। फिर काना कहती है कि उसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। फिर एक्वा उसे घूरने लगता है और काना उसे एक्सप्लेन करती है कि उसका वो मतलब नहीं था, वो बस अकाने को एक राइवल की तरह देखती है क्योंकि वो दोनों ही एक्ट्रेस हैं और इससे उसका कंपटीशन कम हो जाएगा। फिर हमें शूटिंग का सीन दिखाया जाता है और अब अकाने वापस आ चुकी थी और जो भी चीजें हुई उसके लिए वो सबसे माफी मांगती है। फिर वो एक्वा को बुलाती है और वो बिल्कुल आई की तरह बोलती है जो सुन के एक्वा हैरान हो जाता है और वो बिल्कुल आई की तरह बात कर रही थी और एक्वा बस उसे देखते ही रह जाता है। काना कहती है कि अकाने जिस थिएटर कंपनी में काम करती है वो सिर्फ टॉप रेटेड एक्टर्स को लेते हैं और अकाने भी उनमें से एक है। वो किसी भी रोल को बहुत परफेक्टली प्ले करती है पर उसकी पर्सनैलिटी रियलिटी शो वाली नहीं है। फिर सीन अकाने पे आता है। एक्वा उसे देखते ही रह जाता है और कुछ बोलता नहीं है क्योंकि उसे अकाने के अंदर आई नजर आ रही थी। फिर अकाने एक्वा से कहती है क्या तुमने कोई भूत देख लिया। एक्वा मना करता है। फिर वहाँ बाकी एक्टर्स भी आ जाते हैं और उसे वेलकम बैक बोलते हैं। यूकी अकाने से कहती है कि आज तुम अलग लग रही हो। अकाने कहती है कि क्या तुम मुझे हेट करती हो। यूकी मना करती है। फिर अकाने एक्वा से कहती है कि कहीं घूमने चलते हैं और एक्वा मान जाता है। अकाने का ये बिहेवियर देख के सारे स्टाफ के लोग हैरान रह जाते हैं। फिर अकाने एक्वा से कहती है कि तुमने मेरे लिए रात भर जाग के वो वीडियो बनाया उसके लिए थैंक यू। और उनको देख के मीमचो कहती है कि ये दोनों बहुत अजीब एक्ट कर रहे हैं। मीमचो टेस्ट करती है और एक्वा से कहती है कि उसके साइड में जो पाउच है वो उसे दे दे। एक्वा कहता है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ तो तुम खुद ले लो, पर अकाने सेम चीज बोलती है तो एक्वा मीमचो को पाउच दे देता है। फिर यूकी और मीमचो एक्वा को टीज करते हैं और कहते हैं तुम अकाने को लाइक करते हो ना। एक्वा बहुत शर्मा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो लोग अकाने से कहते हैं कि अगर वो कन्फेस कर देगा तो तुम क्या करोगी। अकाने कहती है कि वो एक्सेप्ट कर लेगी और वो दोनों इन सब चीजों को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। फिर सीन वापस से काना पे आता है और वो कहती है कि ये शो कितना बेकार है और कितना बोरिंग है और उसे किसी और की लव लाइफ में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और वो रूबी के सामने शो की बुराई करती है और कहती है कि अब वो ये शो नहीं देखेगी और वहाँ से चले जाती है। पर रूबी तब भी ये शो देख रही थी और अकाने में
उसे अपनी मॉम नजर आती है। सीन चेंज होता है। एक्वा कहता है उसने आई के साथ कुछ साल बिताए हैं, पर वो आई के बारे में कुछ भी नहीं जानता और ना ही वो आज तक उसे समझ सका। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका और आई का रिलेशन एक फैन और आइडल का है या माँ बेटे का है या कुछ और। फिर हमें दिखाया जाता है काना स्कूल जा रही होती है और वो कुछ गर्ल्स को बात करते हुए सुनती है कि अकाने बहुत अच्छा कर रही है और वो एक्वा में इंटरेस्ट दिखा रही है, और वैसे भी लास्ट सीजन में कपल ने एंड में किस भी किए थे और ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और फिर वो गर्ल्स वहाँ से चले जाती हैं। फिर काना को पीछे से आवाज आती है, एक्वा उसे बुला रहा था और उससे कहता है कि आज हम क्लास बंक करते हैं और कहीं घूमने चलते हैं। काना मान जाती है। फिर वो एक्वा से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब टोक्यो डिज्नी या टोक्यो टावर। एक्वा कहते हैं तुम इतनी घटिया प्लेस कैसे सजेस्ट कर सकती हो। काना कहती है कि उसने वो प्लेस इसलिए सजेस्ट करे क्योंकि वो लोग स्कूल यूनिफॉर्म में है और अगर वो लोग चेंज करने घर जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। सीन चेंज होता है। एक्वा काना को पार्क ले आता है कैच खेलने के लिए। काना कहती है कि मैं इस गेम में अच्छी नहीं हूँ तो तुम किसी और को बुला सकते थे, जैसे कि रूबी। एक्वा कहता है ऐसा कौन सा भाई होता है जो अपनी छोटी बहन को बंक करवाता है। काना कहती है कि तुम अपने शो से किसी को बुला सकते थे। एक्वा कहता है कि हम इतने भी क्लोज नहीं है और मेरे पास कोई और नहीं है जिससे मैं खुल के बात कर सकूं। काना ये सुन के बहुत शर्माने लगती है और एक्वा काना की तरफ बॉल फेंक देता है और काना उसे मिस कर देती है। फिर काना एक्वा से कहती है कि तुम्हारा शो जल्दी खत्म होने वाला है और यूकी सबसे ज्यादा पॉपुलर है और अकाने भी अच्छा कर रही है, तो तुम किसके साथ एंड अप करोगे। एक्वा कहता है कि ये सब मेरे लिए सिर्फ जॉब है और कुछ नहीं। काना पूछती है कि तुम्हारा कोई टाइप तो होगा, यंग गर्ल्स या ओल्डर गर्ल्स। एक्वा कहता है मुझसे इतने मुश्किल सवाल मत पूछो और वो सोचने लगता है कि इंसान की थिंकिंग उसके फिजिकल डेवलपमेंट से बहुत इन्फ्लुएंस होती है और जब वो बेबी था तो वो मेमोरीज याद नहीं रख पाता था और अब वो बड़ा हो रहा है तो उसके माइंड को बॉडी और एनवायरनमेंट सूट कर रहा है और उसके और एक्वा होशिनो के बीच की बाउंड्री बहुत जल्दी खत्म हो रही है। फिर काना कहती है कि मैं तुमसे एक चीज हमेशा से पूछना चाहती थी, क्या तुम डिल्यूशनल हो, थोड़ा बड़े हो जाओ। फिर एक्वा काना की तरफ बहुत तेज बॉल फेंक देता है और कहता है मैं भी एक हाई स्कूलर हूँ और कहता है कि उसे उससे बड़ी एज की लड़कियां पसंद है। फिर काना खुश होने लगती है क्योंकि वो सेकेंड ईयर में है और एक्वा फर्स्ट ईयर में है। फिर उसे याद आता है अकाने भी सेकेंड ईयर में है और वो एक्वा की तरफ बहुत तेज बॉल फेंकती है। एक्वा कहता है तुम बहुत अच्छा खेलती हो। फिर सीन चेंज होता है। एक्वा शूटिंग पे होता है और कहता है उसे काना के अंदर आई का भूत नजर आ रहा है। फिर वहाँ अकाने आ जाती है और एक्वा से कहती है कि आज हमारे शो का लास्ट एपिसोड है और जो कैरेक्टर तुमने मुझे एडवाइस किया था उसकी वजह से मुझे बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है, उसके लिए थैंक यू। एक्वा कहता है कि लेकिन तुमने ये सब किया कैसे। अकाने बताती है कि उसने आई के बारे में रिसर्च की है और उसके दिमाग में आई को लेकर कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे कि आई का कोई बेबी है और ये एक सीक्रेट है। एक्वा उससे पूछता है कि लेकिन ये तुमने किया कैसे। अकाने बताती है कि जिस तरह का आई का बिहेवियर और पर्सनैलिटी थी उससे उसने ये अजम्पशन लगाया और वो आई के लव इंटरेस्ट के बारे में भी कुछ अजम्पशंस लगा रही है। फिर एक्वा सोचता है कि उसने आई के साथ इतने साल बिताए पर फिर भी वो आई के बारे में कुछ नहीं जान सका और अकाने ने सिर्फ कुछ रिसर्च करके ही आई को इतनी गहराई से जान लिया है। फिर सीन चेंज होता है। नोबुयुकी यूकी को प्रपोज करता है और वो उसे रिजेक्ट कर देती है और दूसरी तरफ केंगो भी मेमचो के लिए गिटार बजाता है पर उससे भी कोई बात नहीं बनती। फिर एक्वा अकाने के चीक्स पे हाथ रखता है और सोचता है ये शो एंड हो जाएगा और साथ ही उसका अकाने से कांटेक्ट भी खत्म हो जाएगा, पर वो अकाने को नहीं जाने दे सकता और उसका अच्छे से यूज कर सकता है। और फिर वो अकाने को किस कर लेता है और काना भी ये देखती है और बहुत सैड हो जाती है। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। मेमचो एक्वा से पूछती है क्या तुम लोग अब आगे भी डेट करोगे। अकाने कहती है कि उसे अपने काम पे फोकस करना है तो उसे नहीं पता वो क्या करेंगे और हमें पता चलता है कि यूकी और नोबुयुकी भी डेट करते हैं पर वो लोग अपना रिलेशनशिप पब्लिक नहीं करना चाहते थे और वो लोग रिलेशनशिप्स की बातें कर रहे होते हैं और डायरेक्टर भी उनकी बातें सुन रहा था और कहता है कि ऐसे बहुत सारे कपल्स होते हैं जो आगे जाके शादी भी करते हैं पर कुछ लोग दूसरों का टैलेंट एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्हें डेट करते हैं और फिर ब्रेकअप कर लेते हैं, तो तुम जिसे भी चूज करो सोच समझ के करना। फिर हमें दिखाया जाता है एक्वा मसाया के साथ होता है और वो एक्वा से कहता है कि जो वीडियो तुम लोगों ने अपलोड किया था उसकी वजह से हायर अप्स को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी पर तुम्हारी वजह से शो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और जैसा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो मुझे अब तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड देना होगा, तो क्यों ना हम अगले हफ्ते सुशी खाने चले, मैं तुम्हें वही आई की इन्फॉर्मेशन दूंगा। और फिर मसाया वहाँ से चले जाता है। फिर वहाँ यूकी और नोबुयुकी आते हैं और उसे वापस पार्टी में ले जाते हैं। फिर एक्वा अकाने के साथ बैठा था और कहता है कि हम ये रिलेशनशिप एकदम से खत्म नहीं कर सकते। अकाने कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा मुझ में लव इंटरेस्ट नहीं है। फिर एक्वा कहता है कि मुझे तुम में एज एन एक्ट्रेस इंटरेस्ट है और ये सुन के अकाने बहुत खुश हो जाती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कपल रहेंगे पर वो लोग उसे काम के नजरिए से देखेंगे। और फिर सब लोग पार्टी खत्म करके घर जाते हैं और मेमचो एक्वा के साथ जाती है क्योंकि उसका घर भी उसी रास्ते में था। मेमचो एक्वा को छेड़ती है और कहती है कि तुम्हें अकाने को रियल में भी डेट करना चाहिए क्योंकि उसने नोटिस किया है कि जब वो आई का रोल प्ले कर रही थी तो एक्वा उसे देखकर
ब्लश कर रहा था। एक्वा मेमचो से पूछता है कि तुम बी कोमाची के बारे में इतना कैसे जानती हो, वो ग्रुप तो तुमसे भी पहले था। मेमचो कहती है कि वो भी पहले आइडल बनना चाहती थी पर कुछ हालात के चलते वो नहीं बन पाई और अब एक यूट्यूबर है। एक्वा कहता है अगर ऐसा है तो तुम हमारी एजेंसी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती। मेमचो सोचती है कि एक्वा मजाक कर रहा है पर फिर वो उसकी आंखों में देखती है और उसे सीरियसनेस दिखती है और ये एक्वा मेमचो को एजेंसी ले आता है। मियाको कहती है तुम पहले से ही पॉपुलर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हारे यूट्यूब पे 3,70,000 सब्सक्राइबर्स हैं और टिकटॉक पे 6,38,000 फॉलोअर्स, तुम ऑनलाइन बहुत फेमस हो, तो तुम आइडल क्यों बनना चाहती हो। फिर मियाको पूछती है तुम पहले से किसी एजेंसी में हो। मेमचो बताती है वो एक फार्म एजेंसी में है बट वो लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो अगर मेमचो किसी और एजेंसी के साथ काम करे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मियाको कहती है तो तुम स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन की आइडल इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकती हो और हमारे पास इंटरनेट पर्सनैलिटीज की कमी नहीं है और इसलिए हमें तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मियाको कहती है तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम कुछ छुपा रही हो पर मुझे पता है कि तुम अपनी रियल एज छुपा रही हो, तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर से तुम यंग लगती हो पर तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। फिर मियाको कहती है 1-2 साल के डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम अपनी रियल एज बता सकती हो। मेमचो मियाको के कान में बताती है और मियाको उसकी रियल एज सुन के हैरान रह जाती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक्वा पूछता है तुमने अपनी रियल एज से कितने साल कम किए हैं। 3 साल। मेमचो कहती है उसका डबल और एक्वा भी ये सुन के हैरान रह जाता है और कहता है तुम 24 साल की हो और खुद को 18 की प्रेजेंट करती हो। मेमचो कहती है पिछले स्प्रिंग तक वो 24 की थी। एक्वा कहता है मतलब तुम 25 की हो और तुमने हाई स्कूलर्स वाला शो किया है, ये डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। मेमचो कहती है इन सब के पीछे उसके कुछ पर्सनल रीजंस हैं। फिर मेमचो बताती है कि उनकी फैमिली में उसके 2 छोटे भाई और उसकी मदर बस हैं और मेमचो को हमेशा से एक आइडल बनना था और उसकी मॉम ओवर टाइम करती थी ताकि मेमचो अपनी ड्रीम्स को फॉलो कर सके और मेमचो एक बड़ी एजेंसी में इंटरव्यू तक पहुंच ही गई थी बट उसके हाई स्कूल के 3rd ईयर में उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और इसलिए उसे अपने स्कूल से भी ब्रेक लेना पड़ा और वो पार्ट टाइम जॉब्स किया करती थी जिससे वो अपने छोटे भाइयों को कॉलेज भेज सके और हॉस्पिटल का बिल भर सके। और जब मेमचो ने इनफ पैसे कमा लिए तब वो 23 की हो चुकी थी पर सारी एजेंसी 12 से 20 साल की लड़कियों को ही लेती थी, इसलिए उसने स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी और वो हाई स्कूल में ही थी तो लोगों को लगता था कि वो टीनेजर है। फिर मेमचो कहती है कि एक 25 साल की लड़की आइडल नहीं बन सकती। फिर रूबी उसके कंधे में हाथ रखती है और कहती है ये सच नहीं है और रूबी मेमचो से मिलकर बहुत खुश होती है और वहाँ काना भी होती है और वो कहती है कि मैंने भी अपनी थोड़ी सी एज छुपाई है, जब मैं 5th ग्रेड में थी तब मुझे चाइल्ड एक्टर एजेंसी ने निकाल दिया था। फिर रूबी कहती है कि एज किसी को आइडल बनने से नहीं रोक सकती और वो मेमचो को हाथ देती है और कहती है वेलकम टू बी कोमाची। ये देख के एक्वा कहता है कि अब मेरी बहन बड़ी हो रही है और वो काना से कहता है कि तुम इन दोनों का ध्यान रखना। काना कहती है तुम मेरे साथ ज्यादा फ्रेंडली मत हो, जाओ ना तुम अकाने के साथ टाइम स्पेंड करो और वो मेमचो और रूबी से कहती है कि चलो हम कुछ बाहर खा के आते हैं। सीन चेंज होता है। मिनामी रूबी से कहती है कि तुम्हें अपने बड़े भाई को किस करते हुए देख के कैसा लगा। रूबी कहती है अपने सिबलिंग को टीवी पे किस करते हुए देखना बहुत ऑकवर्ड था। फिर मिनामी कहती है अब तो अकाने एक्वा की गर्लफ्रेंड है। रूबी कहती है पर अकाने को लेके एक्वा की फीलिंग्स और वहाँ फ्रेल आ जाती है और कहती है क्या तुम लव नाउ के बारे में बात कर रहे हो। शो काफी अच्छा था क्योंकि उसमें हॉट गाइज और ब्यूटीफुल गर्ल्स थी और उसकी ये बातें सुन के मिनामी और रूबी हैरान रह जाते हैं। फ्रिल कहती है पर्सनली उसे मेमचो की एक्टिंग बहुत पसंद आई और अगर फ्रिल कोई मेल कैरेक्टर होती तो वो मेमचो को जाने नहीं देती। रूबी और मिनामी बात करते हैं और रूबी कहती है कि फ्रिल टीवी में तो कूल है पर रियल में वो फनी है और मिनामी कहती है बॉयज को फनी गर्ल्स पसंद नहीं आती क्योंकि वो उन्हें राइवल की तरह देखते हैं। फ्रिल कहती है वो एक्वा की पर्सनैलिटी जानती है पर शो में तो एक्वा ने उसे एक्साइटेड कर दिया था। फिर रूबी देखती है कि उनके ऑफिशियल चैनल में 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मेमचो कहती है कि उसने अपने चैनल का यूज किया और उसके वहाँ के व्यूवर्स यहाँ आ गए। फिर मेमचो कहती है कि हमने अपने इंट्रो के अलावा कुछ और पोस्ट नहीं किया है और वो पूछती है कि म्यूजिक का क्या सीन है। काना कहती है प्रेसिडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट ढूंढ रही है और जब तक उन्हें कोई मिल नहीं जाता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मेमचो कहती है क्या तुम भूल गई हम बी कोमाची हैं। फिर रूबी कहती है कि अगर हम बी कोमाची के पुराने सॉन्ग भी यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और रूबी मेमचो से कहती है कि तुम एक जीनियस हो। फिर मेमचो कहती है कि आइडल्स की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है उनके डांस मूव्स की कोरियोग्राफिंग और वो तीनों बी कोमाची के पुराने सॉन्ग्स पे डांस प्रैक्टिस करते हैं। फिर काना अकेली होती है और कहती है ऐसे 30 सॉन्ग है जिनमें कोरियोग्राफी है और मैं इन सबको याद नहीं रख सकती और वो सोचती है कि उसने आइडल बनने के लिए अग्री ही क्यों किया था। फिर वहाँ एक्वा आ जाता है और उसे पानी ऑफर करता है। काना बॉटल लेने ही वाली थी फिर उसे याद आता है कि एक्वा ने अकाने को किस किया है और वो कहती है मुझे नहीं चाहिए, तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। एक्वा बॉटल नीचे रख देता है और कहता है तुम आजकल मुझसे बहुत अजीब बिहेव कर रही हो और तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे हर्ट करता है और वो वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है। एक्वा मसाया के साथ होता है। मसाया कहता है मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा है और तुम आई के बारे में क्यों जानना चाहते हो। एक्वा कहता है मैं आई का फैन हूँ, ये रीजन काफी नहीं है। मसाया कहता है उसका आई से क्लोज कनेक्शन था और उसने आई को कई जॉब ऑफर की हैं और जब आई इंडस्ट्री में नहीं थी तब वो बहुत अनप्रोफेशनल थी। वो अपने आसपास के लोगों
से भी ज्यादा बात नहीं करती थी और वो शोज में भी सस्ते कपड़े पहनकर आ जाती थी और वो बहुत चाइल्डिश थी। और मसाया ने उसे वर्कशॉप से इंट्रोड्यूस कराया जो कि एक थिएटर कंपनी होस्ट करती थी और ये वही थिएटर कंपनी है जिसमें अकाने काम करती है। और फिर आई को प्यार हो गया और वर्कशॉप अटेंड करते हुए आई काफी चेंज हो गई थी। वो अपने लुक्स पे बहुत ध्यान देती थी और काफी मैच्योर भी हो गई थी। मैं उस पर्टिकुलर बंदे को तो नहीं जानता पर मैं तुम्हें थिएटर के लीडर से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। और वो एक्वा को इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ समझाता है और कहता है कि तुम बीको माची को रिवाइव कर रहे हो। फिर मेमचो को आइडल फेस्टिवल के बारे में पता चलता है और मसाया उन्हें वहाँ इनवाइट करता है और रूबी ये सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उनके पास इतने बड़े स्टेज में परफॉर्म करने का मौका है। पर काना कहती है कि उन्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो अभी अनस्किल्ड है और अगर वो ऐसे परफॉर्म करेंगे तो लोगों पर गलत इंप्रेशन पड़ेगा। फिर मेमचो कहती है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए और फिर काना भी मान जाती है। पर फिर वो लोग सोचते हैं कि बीको माची का सेंटर कौन बनेगा। काना कहती है ये इतना भी क्या इम्पोर्टेंट है। फिर रूबी और मेमचो से बताते हैं किसी भी आइडल ग्रुप का सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सेंटर एक क्यूट गर्ल को मिलता है जो सिंगिंग में भी अच्छी हो और डांसिंग में भी। फिर रूबी कहती है वैसे मुझे तो ये रोल चाहिए नहीं पर तुम लोग इंसिस्ट करोगे तो मैं मना नहीं करूंगी, वैसे भी मैं डांसिंग में अच्छी हूँ। फिर मेमचो कहती है कि ये रोल मुझे मिलना चाहिए क्योंकि उसके पास मीडिया का ज्यादा नॉलेज है और उसके पास एक्सपीरियंस भी है। काना कहती है तुम दोनों इस रोल के लिए मरे जा रहे हो। फिर रूबी कहती है कि ये रोल काना को मिलना चाहिए क्योंकि उसने बेल पेपर एक्सरसाइजेज में बहुत सारे म्यूजिक प्रोग्राम्स किए हैं। और फिर काना कहती है कि तुम मेरे डार्क पास्ट को मत छेड़ो। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि कैरियोके में जिसके ज्यादा स्कोर रहेंगे उसे सेंटर रोल मिलेगा। पर काना आने से मना कर देती है और कहती है कि अगर वो सेंटर रहेगी तो ग्रुप कभी पॉपुलर नहीं होगा और उसके कोई फैंस भी नहीं है। और वो कहती है कि कम से कम तुम्हारे पास प्रिटी फेस तो है और मेमचो के पास तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं। और वो खुद के बारे में बुरा भला बोलती है और फिर रूबी उसके पास जाती है और उसे कंसोल करती है और मेमचो उससे कहती है कि जब तुम्हें सही लगे तब तुम कैरियोके चलना। फिर रूबी और मेमचो कैरियोके में होते हैं और रूबी के 43 पॉइंट्स थे और मेमचो के 57 और वो दोनों वहीं पर लड़ने लगते हैं। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें प्रैक्टिस करके आना चाहिए था और वो कहते हैं कि उन्हें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। और रूबी कहती है कि वो काना के सॉन्ग सुन सकते हैं बेल पेपर एक्सरसाइजेस से और वो लोग फुल मून सॉन्ग सुनते हैं जिसमें काना ने बहुत अच्छा किया था। और उसका गाना सुनने के बाद रूबी कहती है काना खुद को बैड सिंगर क्यों कहती है। और दूसरी तरफ काना भी कैरियोके करती है जिसमें उसके 97 पॉइंट्स थे। तो रूबी और मेमचो कैमरा ऑन करते हैं और काना से पूछते हैं कि तुम्हें ग्रुप का सेंटर बन के कैसा लग रहा है। काना कहती है पहले तो तुम कैमरा बंद करो और तुम कुछ भी कर लो, मैं ग्रुप का सेंटर नहीं बनूंगी। मेमचो कहती है कि हमने कैरियोके भी ट्राई किया बट हम दोनों ही सेंटर बनने के लायक नहीं है और हमने तुम्हारा म्यूजिक वीडियो भी देखा इसलिए तुम सेंटर बन जाओ। काना कहती है कि वो उसका डार्क पास्ट है, उसने वो एल्बम इसलिए किया क्योंकि उसे काम नहीं मिल रहा था और उस एल्बम की वजह से लोगों पे गलत इंप्रेशन पड़ा कि काना एक अच्छी सिंगर है। रूबी कहती है कि तुमने बेल पेपर एक्सरसाइजेज में सच में बहुत अच्छा किया है और तुम अपने हर सॉन्ग में धीरे धीरे बेटर कर रही थी और तुमने हमेशा अपना बेस्ट दिया और तुम बीको माची के सेंटर बनने के लिए परफेक्ट हो। काना गुस्से में आकर कहती है तुम मुझे कितना भी कॉम्प्लीमेंट्स दे दो मैं सेंटर नहीं बनूंगी। रूबी काना से माफी मांगती है और मेमचो और रूबी कहते हैं कि तुम कम से कम हमारी सिंगिंग तो देख लो। फिर वो तीनों प्रैक्टिस करते हैं और मेमचो काना से कहती है कि तुम सेंटर बनने के लिए परफेक्ट हो। काना कहती है मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। फिर काना रूबी और मेमचो से कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम दोनों को आइडल बनना है और तुम्हें सिंगिंग भी नहीं आती। फिर काना सोचती है कि जो वो फील करती है वो हमेशा उसका ओपोजिट ही क्यों बोलती है। फिर वहाँ मियाको आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है और तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैं किसी को अपने साथ लाई हूँ। और फिर वहाँ पियोन आ जाता है जिसे देखकर रूबी काफी खुश हो जाती है और मेमचो ब्लश करने लगती है और काना गुस्सा करती है। फिर मेमचो शर्माते हुए पियोन से कहती है मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी है, तुम प्रोफेशनल डांसर हो तो हमें लेकर तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं। पियोन कहता है तुम जिस पोजीशन में हो वहाँ तुम्हारी तरह 1000 लड़कियां हैं और अगर तुम्हें उनसे आगे बढ़ना है तो उसके लिए तुम्हें चाहिए स्टेमिना। फिर पियोन उनसे एक्सरसाइजेस करवाता है, रनिंग करवाता है। सीन चेंज होता है, रूबी और मेमचो पोजीशंस की बात कर रहे होते हैं और काना बालकनी में कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। फिर वहाँ पियोन आ जाता है और उससे पूछता है तुम्हें आइडल बनने के डिसीजन से रिग्रेट हो रहा है। काना कहती है उसे रिग्रेट नहीं हो रहा, बस उसे लगता है कि वो आइडल नहीं बन सकती और उसे ग्रुप का सेंटर भी नहीं बनना है। पर पियोन कहता है कि उसे लगता है कि काना बहुत अमेजिंग है। काना कहती है तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। पियोन कहता है कि तुम वो हार्ड वर्कर हो जो अपनी सिंगिंग और एक्सरसाइजेस रोज करती हो और तुम्हें बेल पेपर्स बिल्कुल नहीं पसंद। काना ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और कहती है तुम मुझे इतना कैसे जानते हो। फिर काना सोचती है कि शायद उसे पियोन पसंद आने लगा है और वो पियोन से कहती है क्या तुम मेरे फैन हो। पियोन हाँ करता है और फिर वो दोनों बेल पेपर से रिलेटेड काफी सारी बातें करते हैं। फिर काना सोचती है कि शायद उसे पियोन से प्यार हो जाए और वो एक्वा को भूल जाए और वैसे भी पियोन साल का 100 मिलियन येन कमाता है। फिर वो लोग डांस प्रैक्टिस खत्म करते हैं और पियोन काना को पानी देता है। काना उसे शर्माते हुए थैंक यू कहती है। फिर वहाँ मेमचो आ जाती है और काना कहती है पियोन कितना अच्छा है, वो
एक्वा की तरह बिल्कुल नहीं है। मीमचो कहती है तुम एक्वा को हेट करती हो। काना कहती है उसमें लाइक करने जैसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत इनसेंसिटिव है और उसमें कॉमन सेंस की कमी है। वो खुद को बहुत मैच्योर दिखाता है पर असल में है नहीं। उसे और उसकी बहन दोनों को अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना नहीं आता। और वो कहती है कि एक्वा जब छोटा था तब वो क्यूट था। मीमचो पूछती है तुम एक्वा को पहले से जानती हो। काना बताती है कि वो लोग मूवी के शूट पे मिले थे और कहती है कि मैं उसे तब से अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई। फिर वहाँ रूबी आ जाती है और वो लोग फिर से डांस प्रैक्टिस करने चले जाते हैं। फिर पियोन किसी बंदे से बात कर रहा होता है और उसे तीनों गर्ल्स के बारे में बताता है कि वो तीनों बहुत अच्छा कर रही हैं। वो बंदा कहता है कि मुझे जानकर बहुत खुशी है पर मुझे समझ नहीं आया कि तुम मेरा एक्ट क्यों कर रहे हो। तो यहाँ हमें पता चलता है कि असली पियोन वेकेशन पे है और मास्क के पीछे कोई और है। फिर तीनों गर्ल्स सो रही होती है पर रूबी एक्साइटमेंट की वजह से सो नहीं पाती है। फिर काना कहती है कि अगर तुम पूरी रात जगोगी तो तुम अगले 3 दिन तक परेशान रहोगी। पर रूबी एक्साइटमेंट की वजह से सो ही नहीं पाती है और काना उससे पूछती है कि तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो। रूबी कहती है कि बहुत टाइम पहले वो एक रूम में बंद थी और उसे लगता था कि वो अपनी लाइफ में बिना कोई थ्रिलर और एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस किए बगैर मर जाएगी। पर फिर वो आइडल फैन बन गई और तब से उसकी लाइफ का हर दिन बहुत अच्छा जाने लगा। और ये सब तब हुआ जब वो अपने फर्स्ट लव से मिली और वो डॉक्टर गोरो की बात कर रही थी, क्योंकि उसने सरीना से कहा था कि तुम आइडल बन जाओ और मैं तुम्हारा फैन बन जाऊंगा। और तब से ही रूबी आइडल बनना चाहती है। और फिर रूबी सो जाती है। काना रूबी के सर पे हाथ रखती है और कहती है कम से कम तुम्हारे पास कोई सपोर्ट करने के लिए तो है, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। फिर काना रूम से बाहर जाती है और देखती है पियोन ने अपना मास्क हटाया है और सोचती है कि यही मौका है जब वो पियोन की असलियत जान सकती है। फिर काना देखती है कि वो और कोई नहीं एक्वा है। सीन चेंज होता है, तीनों गर्ल्स अपने परफॉर्मेंस के लिए जा रही होती है और काना एक्वा के बारे में ही सोच रही होती है कि एक्वा तो मस्कुलर नहीं है, मतलब वो पियोन की जगह आया है और जो भी बातें उसने काना से की थी वो सब झूठ थी। फिर वो लोग ड्रेसिंग रूम में आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे तो भीड़ लगी हुई है। फिर मियाको उन्हें बताती है कि फेमस आइडल ग्रुप्स के मेंबर को पर्सनल रूम दिया जाता है पर अंडरग्राउंड आइडल्स को ऐसे ट्रीट किया जाता है। काना अकेले बैठी होती है और वहाँ पे मियाको आ जाती है और उससे कहती है क्या तुम नर्वस हो। काना कहती है कि वो सही से सो नहीं पाई थी और वो रूबी और मीमचो का ध्यान भी रख लेगी। फिर काना सोच रही होती है कि उसे अपना बेस्ट देना होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब्स उसके कंधे पे टिकी हुई है। और जब वो छोटी थी और परफॉर्म करती थी तब भी उसे लोगों की आंखों में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही नजर आती थी और जब वो स्ट्रीट पे भी परफॉर्म करती थी तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। उसे चाइल्ड एक्टर एजेंसी से भी निकाल दिया गया था और उसकी मॉम भी उसे अकेला छोड़ के अपने पेरेंट्स के घर शिफ्ट हो गई थी। फिर काना अकेले खड़ी होती है और सोचती होती कि वो बीको माची जैसे ग्रुप को लीड करने के लायक नहीं है पर उसे करना होगा क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। फिर वहाँ रूबी आ जाती है और काना से कहती है कि वो बहुत नर्वस है। फिर रूबी काना का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी नर्वस हो पर हम लोग साथ में मिलकर सब हैंडल कर लेंगे। फिर काना चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे पता है कि फेल होना कैसा लगता है और मैं नहीं चाहती कि तुम भी ये फील करो। मैं तुम दोनों को फेल होते हुए नहीं देखना चाहती। रूबी कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे चाइल्ड एक्टर डेज कैसे थे पर मेरे लिए तो तुम एक क्यूट और हार्ड वर्किंग अपकमिंग आइडल हो। और ये सुनने के बाद काना बहुत अच्छा फील करती है। फिर रूबी काना का हाथ पकड़ के उसे ले जाती है क्योंकि अब उनकी टर्न आ रही थी। तीनों गर्ल्स अपने परफॉर्मेंस के लिए ड्रेस चेंज कर लेते हैं। कुछ गर्ल्स परफॉर्म करके वापस जा रही होती है और वो लोग बात करते हैं कि अब उन्हें घर चलना चाहिए। बट उनमें से एक लड़की कहती है मैंने ड्रेसिंग रूम में एक क्यूट लड़की को देखा था और मैं उसका परफॉर्मेंस देखना चाहती हूँ। वो रूबी की ही बात कर रही थी। ऐसे ही हमें 3 लोगों को और दिखाया जाता है जो कि मीमचो के लिए रुके हुए थे। वो लोग मीमचो को यूट्यूब से जानते हैं और उनमें से एक बंदा बताता है मीमचो ने बीको माची भी ज्वाइन कर लिया है। दूसरा बंदा कहता है बीको माची कोई नया ग्रुप नहीं है, इसकी भी एक हिस्ट्री है। ये एक पुराना ग्रुप है जिसमें एक लेजेंडरी परफॉर्मर आई थी जिसका फिर मर्डर हो गया और उसके बाद ये ग्रुप भी बंद हो गया था पर अब इन लोगों ने बीको माची का नाम ले लिया है। फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो रुककर इन लोगों का परफॉर्मेंस देखकर ही घर जाएंगे। फिर तीनों गर्ल्स स्टेज पर जाती है परफॉर्मेंस के लिए और हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तीनों अपने अपने लिए ग्लो स्टिक्स चुन रही थी। रूबी रेड कलर चुनती है क्योंकि वो कलर आई का था। मीमचो येलो चूज करती है और काना व्हाइट। मीमचो बताती है व्हाइट कलर बहुत स्पेशल होता है और इसके लिए लोग लड़ाई भी करते हैं पर फिर भी काना व्हाइट कलर ही चूज करती है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है। तीनों गर्ल्स परफॉर्मेंस स्टार्ट करती हैं और तीनों काफी एनर्जी के साथ डांस कर रही थी। काना डांस करते हुए सोच रही थी ज्यादातर लोगों के पास येलो ग्लो स्टिक है जिसका मतलब यहाँ मीमचो के फैंस ज्यादा हैं और अगर मीमचो को ही सेंटर में रखा जाता तो ज्यादा सही होता। फिर वही आई का फैन कहता है इस ग्रुप में पुराने बीको माची जैसा कुछ भी नहीं है, उस ग्रुप की तो शान ही आई थी और वैसे भी ग्रुप का नाम सेम रख लेने से कोई आई जैसा बन नहीं जाएगा। इतना कहते ही उस बंदे की नजर रूबी पे पड़ती है और उसे रूबी में आई की झलक दिखाई देती है और फिर वो अपने दोनों हाथों से रूबी के लिए ग्लो स्टिक उठाता है। बीको माची के पहले गाने का परफॉर्मेंस पूरा होता है। रूबी अपने फैन से बातें करने लगती है जैसे कि थैंक यू कहना। काना रूबी की तरफ देखते हुए सोचती है रूबी कितनी अमेजिंग है
है उसे आइडल्स बहुत पसंद है। ऐसा लगता है जैसे रूबी आइडल बनने के लिए ही पैदा हुई है। सभी लोग बस इन्हीं दोनों को देख रहे हैं और इन्हें ही पसंद करते हैं, पर कोई मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा? मेरी मॉम और मैनेजर दोनों ने ही मुझे छोड़ दिया। कोई तो मेरी तरफ देखो, कोई तो मुझसे कहो कि तुम्हें मेरी जरूरत है। अगर कोई मुझसे ऐसा कहे तो मैं उसके लिए सब करने को तैयार हो जाऊंगी। काश कोई एक इंसान तो कहे कि मेरा यहाँ होना सही है। फिर उसी भीड़ में से काना को एक व्हाइट ग्लो स्टिक दिखती है जो कि एक्वा ने पकड़ा हुआ था, पर उसके पास व्हाइट और येलो ग्लो स्टिक भी थी। वो तीनों ग्लो स्टिक को पकड़ के अजीब सा डांस करने लगता है, जिसे देखकर काना को बहुत हंसी आ रही थी, पर वो जैसे तैसे करके कंट्रोल करती है। अब एक ग्लो स्टिक से ही काना को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाती है और वो कहती है, जब तक मैं एक आइडल हूँ, देखना मैं एक ऐसा दिन लाऊंगी जब सभी लोगों की ग्लो स्टिक व्हाइट होंगी और सभी लोग मुझे पसंद करेंगे। काना बहुत एनर्जी से डांस कर रही होती है और एक्वा उसे देखता ही रह जाता है। दूसरा गाना भी खत्म होता है, लोग बात कर रहे होते हैं। जो आइडल सेंटर में है उसने बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दिए और वो बहुत अच्छी सिंगर भी है। सीन चेंज होता है। परफॉर्मेंस के बाद वो लोग घर जा रहे होते हैं। रूबी गाड़ी में ही सो जाती है। काना एक्वा से पूछती है, हमारा परफॉर्मेंस कैसा था? एक्वा कहता है, पहली बार के हिसाब से तुमने बहुत अच्छा किया। काना कहती है, तुम और भी कुछ अच्छा बोल सकते थे। एक्वा कहता है, तुम्हें अभी और भी कॉन्सर्ट्स करने हैं और पहली बार में ही ज्यादा मार्क्स दे देना सही नहीं होगा। मियाको कहती है, तो तुम दोनों ने फिर से बात करना शुरू कर दिया। वो फिर एक्वा से पूछती है, तुम्हारा अकाने के साथ क्या चल रहा है? एक्वा कहता है, उसने शो खत्म होने के बाद से अकाने को नहीं देखा है और वैसे भी वो दोनों का बस वर्क रिलेशनशिप है। वो दोनों मिलने का प्लान कर रहे हैं ताकि वो लोग इंस्टाग्राम में पोस्ट करने के लिए कुछ फोटोज क्लिक कर सकें। काना को ये सुन के बहुत रिलीफ फील होता है और वो चिल्ला चिल्ला के एक्वा से कहने लगती है, ऑफ कोर्स अकाने जैसी लड़की को तुम जैसे से क्यों ही प्यार होगा, और वो एक्वा के सामने पागलों जैसा बिहेव करने लगती है। मिमचो कहती है, काना अचानक से इतनी खुश कैसे हो गई? क्या इसका मतलब काना एक्वा को पसंद करती है? पर क्या पता एक्वा अकाने को पसंद करता हो और अकाने भी एक्वा को पसंद करती हो। ये सब सोच के मिमचो का दिमाग पूरा हिल जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसे किसको सपोर्ट करना चाहिए, अकाने को या काना को। सीन चेंज होता है। अकाने को नया जॉब मिल जाता है और वो देखती है इसमें वो एक्वा के साथ काम करेगी। काना एक्वा से कहती है, मुझे पता है उस दिन पियोन के मास्क के अंदर तुम ही थे, तो बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? एक्वा कहता है, तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। काना कहती है, तो वो भारी सा मास्क तुमने सिर्फ इसलिए पहना ताकि तुम मुझसे बात कर सको? एक्वा कहता है, मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था मेरी बहन का फर्स्ट शो बहुत अच्छा जाए। इन दोनों की ये सब बातें मिमचो और रूबी भी सुन रहे थे। रूबी कहती है, एक्वा हमेशा से ऐसा नहीं था, पर जब वो काना के साथ होता है तो वो अपनी पुरानी सेल्फ की तरह बिहेव करता है। और इधर मिमचो को अकाने के लिए बुरा फील हो रहा था। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम रायदा सुमाइकी होता है। वो देखता है टोक्यो ब्लेड का मांगा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो वो सोचता है वो इसका शो बनाएगा। वो इसके बारे में काबुरागी से बात करता है क्योंकि काबुरागी उसे कास्टिंग प्रोवाइड करेगा। उसने मेन लीड के लिए पहले ही अकाने को चूज कर लिया था और वो काबुरागी से आगे के लीड के लिए पूछता है। काबुरागी के दिमाग में एक्वा और काना ही थे और फिर क्या था, उनकी डील भी फाइनल हो जाती है। सीन चेंज होता है। एक्वा अकाने के साथ था। वो लोग फोटो वोटो क्लिक करते हैं और इंस्टाग्राम में पोस्ट भी कर देते हैं। फिर वो लोग अपने नेक्स्ट शो टोक्यो ब्लेड के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक्वा को पुरानी बातें याद आती हैं जब वो काबुरागी के साथ था और काबुरागी ने उसे बताया था कि जिसकी एक्वा को तलाश है हो सकता है वो लालालाई कंपनी का ही कोई मेंबर हो। अकाने बताती है उसे प्रिंसेस साया का रोल मिला है और एक्वा टोकी का रोल करेगा, पर वो सोच रही है टोकी लास्ट में किसको चूज करेगा, साया को या उसकी एसोसिएट को। टोकी की एसोसिएट होती है सुरुगी। काना कहती है वो सोच रही है कि सुरुगी का रोल किसे मिलेगा, और फिर वहाँ आती है काना जो कि सुरुगी का रोल करने वाली है। अकाने सीरियस लुक देते हुए कहती है, कितने साल हो गए ना जब हमने साथ में एक्टिंग की थी और अब तो तुम आइडल भी बन गई हो। एक्वा भी अपना सीरियस लुक देते हुए कहती है, ऐसी जॉब करने का क्या फायदा जो तुम्हें बिल्कुल थोड़ा सा पैसा ही देते हो, और तुमने तो अभी एक रियलिटी शो भी किया है ना जिसमें तुम अपनी प्राइवेट लाइफ को बीच में लाकर पॉपुलर हो गई। एक्वा ये देख के समझ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। फिर काना अकाने को थोड़ा एटीट्यूड के साथ बाय बोलती है और वहाँ से चले जाती है। अकाने को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक्वा अकाने से पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? अकाने बताती है, हम दोनों सेम एज के हैं और हम दोनों चाइल्ड एक्टर्स भी थे। मैं जो भी रोल करना चाहती थी वो सब काना को मिल जाता था। सोचो मुझे कितना बुरा लगता होगा उस टाइम, पर इस बार मैं उसे पीछे छोड़ दूंगी। जब काना फालतू के बेल पेपर एक्सरसाइजेस जैसे गाने गाती थी तब मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया करती थी और अब उस प्रैक्टिस को सबके सामने लाने का वक्त आ गया है। काना जा रही होती है और वो बड़बड़ा रही थी
मैं हार नहीं सकती, मैं हार नहीं सकती, मैं हार नहीं सकती। सीन चेंज होता है, हमें कुछ नए लोगों को दिखाया जाता है जो कि टोक्यो ब्लेड शो के कैरेक्टर्स होंगे। फिर हमें रूबी को दिखाया जाता है जो कि फ्लावर्स लेके अपनी मॉम को विजिट करने ग्रेवयार्ड जाती है और वो अपनी मॉम की बातें याद कर रही थी जब वो कहती है तुम एक दिन बहुत अच्छी आइडल बनोगी और एक्वा एक दिन बहुत अच्छा एक्टर बनेगा। एक्वा बैल्कनी में खड़ा होता है और वो सोचता है मेरे फादर जो कोई भी हो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। और बस इस सीजन का लास्ट एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट सीजन में क्या होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।